वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। ये हमारा हिंदी माध्यम का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का लिस्टिंग पापा वीडियो है। इसमें हम पर्यावरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को एक साथ पढ़ेंगे जो कि हमारे आने वाली यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी कुछ बहुत ही सरल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में समझाया गया है और शुद्ध हिंदी में सब कुछ लिखा गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। आपको ये वीडियो अच्छे से 2-3 बार देखना है और जो भी मैंने आपसे इसमें सवाल करे हैं वो आपको हमें कमेंट डाउन करके जरूर बताना है, तभी वीडियो बहुत पार्टिसिपेटिव होगा। इसके अलावा एग्जाम से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण तथ्य इसमें एक जगह पे एकत्रित किए गए हैं। आपको इसके अलावा कहीं से भी कुछ भी और पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आशा करती हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। बाकी आपका जो भी ओपिनियन, जो भी फीडबैक है, आप हमें कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हिंदी माध्यम में पर्यावरण और पारिस्थितिकी, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आप लोग हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन नंबर्स पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ये हमारा चतुर्थ संस्करण है 2023 पेपर के लिए। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना वर्ष एवं अवस्थिति आपको अच्छे से पता है। मिलान करने के लिए, सही गलत पूछने के लिए डायरेक्टली पूछ सकता है कौन से प्रदेश में है, कौन से राज्य में है। आपको राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या पता होनी चाहिए, कितनी है, 106। ये फिगर, ये नंबर आपको एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। और अब हम बात करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है राज्य का नाम, यहाँ दिया हुआ है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क होता है आपको पता है, राष्ट्रीय उद्यान का नाम, जिला या फिर क्षेत्र और अधिसूचना का वर्ष। वर्ष फिर भी उतना जरूरी नहीं है लेकिन आपको देख के जाना है, इसलिए हमने यहाँ पे आपको टेबल में ये दिया है। तो उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, दुधवा, जानते हैं आप, लखीमपुर खीरी 1977। उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क्स हैं, सारे इकट्ठा देखेंगे पहले। कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, ठीक है। कॉर्बेट कहाँ है? नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल। गंगोत्री उत्तरकाशी, गोविंद उत्तरकाशी, नंदा देवी चमोली, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी गढ़वाल हरिद्वार और फूलों की घाटी है चमोली में। ये उनके अधिसूचना वर्ष दिए हुए हैं। कई बार मिलान करने में मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, आप एक बार देख के जरूर जाइएगा। बिहार में भी एक ही है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिमी चंपारण में है। आंध्र प्रदेश पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी गोदावरी और पश्चिम गोदावरी वाले क्षेत्र में पड़ता है। राजीव गांधी रामेश्वरम भी कहते हैं, कुडुप्पा। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान चिट्टूड़ और कुडप्पा रीजन में पड़ता है। ये ईयर्स दिए हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में मॉलिंग नेशनल पार्क, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ऊपरी सियांग में पड़ता है मॉलिंग और चांगलांग में पड़ता है नामदफा, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। असम के देख लीजिए, दिब्रू शेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, दरंग और सोनितपुर वाले इलाके में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गोलाघाट, नगांव, सोनितपुर, मानस राष्ट्रीय उद्यान, बरपेटा, बंगाईगांव, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, सोनितपुर, राजीव गांधी यानी कि ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, दरंग और सोनितपुर और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ये असम का 6ठा है और भारत का 105वां है, ध्यान रखिएगा। जो एकदम लेटेस्ट वाले हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। असम का 6ठा और भारत का 105वां कौन सा है? रायमोना, कोकराझार इलाके में पड़ता है। और देखिए एकदम नया है, जून 2021। और अगर हम 106 की बात करें तो वो भी असम का ही है और उसका क्या नाम है? दिहांग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। ये असम का 7वां हो गया और भारत का 106वां हो गया। डिब्रूगढ़ तिनसुकिया वाले इलाके में जून 2021, ठीक है। छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान, सरगुजा और कोरिया वाले इलाके में, काफी पुराना है। इंद्रावती कुट्टूर राष्ट्रीय उद्यान दंतेवाड़ा में, कांकेर घाटी बस्तर में आपका, दोनों ही 1982 के हैं, 81-82। गोवा मोल्लेम नेशनल पार्क, मोल्लेम, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी गोवा में पड़ता है, 92 का है। गुजरात में ब्लैक बक, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं इसको। भावनगर में गिर राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं। जूनागढ़ में समुद्री कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये जामनगर में पड़ता है। और वांसदा राष्ट्रीय उद्यान ये नवसारी में है। यहाँ पे आप इनके ईयर देख के जाएंगे।
हरियाणा में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर, 2 हैं। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है कुल्लू में, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू में, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू में, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान लाहौल और स्पीति में, और कर्नल शेरजंग सिंबलवाड़ा ये सिर्फ मौड़ी में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए लेटेस्ट वाला देखिए 2010 और 2010। झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में, अंशी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर कन्नड़ में, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मैसूर और चामराजनगर में, काफी पुराने हैं ये। बानरघाटा राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु में 1974, और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान चिकमंगलूर दक्षिण कन्नड़। नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी के नाम पे कई हैं, देख के जाइएगा ढंग से। कोडागू मैसूर 1988 में। केरल के राष्ट्रीय उद्यान देखिए अन्नमुडई शोला राष्ट्रीय उद्यान। शोला क्या होता है आप मेरे को जरा कमेंट करके बताएंगे। शोला वेजिटेशन, शोला वनस्पति, या फिर शोला किस चीज को कहते हैं? देखिए इडुक्की में है ये सारे, एराविकुलम भी, मथिकेतन भी शोला राष्ट्रीय उद्यान, पंपादुम शोला, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है इदुक्की और किल्लोन, 2 जगह पड़ता है ये। साइलेंट वैली बहुत बार पूछा जा चुका है, पालक्कड़ में 1984। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, कितने हैं? 11। एक तो नंबर पता करना। बांधवगढ़, उमरिया, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल्स मांडला में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मांडला बालाघाट ढिंढेरी में, देखो कितना पुराना है, 1955 का है ये। कूनो राष्ट्रीय उद्यान शेरपुर मुरैना, माधव राष्ट्रीय उद्यान पन्ना छतरपुर, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर, संजय राष्ट्रीय उद्यान सिद्धि, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पंचमढ़ी, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। ठीक है, ये भी एक बार देख के जाना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र में देख लो, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान सांगली में, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान अमरावती में, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान गोंदिया में, पेंच जवाहरलाल नेहरू नागपुर में, संजय गांधी बोरीवली ठाणे मुंबई में, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान चंद्रपुर में। देखिए ये भी काफी पुराना है। बहुत ही जरूरी सेक्शन है ये, आपको ये कंप्लीट अच्छे से 2-3 बार वीडियो देख के जाना है, तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा एनवायरमेंट का। मणिपुर में केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान, बिष्णुपुर, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही जरूरी इम्फाल में है, ये इनके वर्ष हैं। मेघालय में बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान गारो हिल्स के दक्षिण में पड़ता है, नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम गारो हिल्स में पड़ता है। ठीक है, बलपक्रम नोक्रेक कहाँ है? मेघालय में, याद करते जाओ जल्दी जल्दी। मिजोरम के मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फोंगपुई नीला पर्वत ब्लू माउंटेन कहते हैं इसको, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान चंफाई में और फोंगपुर लोंगटलाई में। ठीक है, 91-92। नागालैंड में इतांकी राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ एक ही है, दीमापुर में। उड़ीसा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे क्या होता है भितरकनिका में? ऑलिव रिडली टर्टल, सुना है नाम? ऑलिव रिडली, बताइए मुझे कमेंट करके इनका IUCN वर्ग स्टेटस बताइए। चलिए, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मयूरभंज में। राजस्थान में मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान डेजर्ट वाला जो है जैसलमेर बाड़मेर में। केवलादेव घना बहुत फेमस, मुकुंद्र हिल्स कोटा, रणथंबोर सवाई माधोपुर, सरिस्का अलवर। ठीक है भाई। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु में गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी, ये गुंडी है चेन्नई में, मन्नार की खाड़ी गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है? रामनाथपुरम तूतीकुरम। इंदिरा गांधी अन्नमलई भी बोलते हैं इसको, कोयम्बटूर में। मुधुमलई राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी में, ईयर देखते चलेंगे। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी में। तेलंगाना में देख लीजिए कासु ब्रह्मनंदा रेड्डी उद्यान हैदराबाद, मुश्किल नाम, हैदराबाद में है। महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान रंगारेड्डी, मुगरावनी राष्ट्रीय उद्यान रंगारेड्डी। त्रिपुरा एक भी नहीं छूटेगा, क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, ये क्लाउडेड लेपर्ड मिलता है यहाँ पे, पश्चिमी त्रिपुरा 2007। बिसन समझते हैं, BISON इंग्लिश में, कैसा जानवर होता है ये बताइए मुझे? राजबड़ी नेशनल पार्क, दक्षिणी त्रिपुरा 2007 में। बहुत ही ज्यादा डिमांड थी हिंदी की वीडियो की। अब मैं ये देखूंगी कितने बच्चे कमेंट करेंगे, कितने बच्चे दिए गई बातों का जवाब जरूर कमेंट करके बताएंगे मुझे, और कितने बच्चे सारी वीडियोस देख के कुछ भी अगर फीडबैक है वो देंगे। अब मैं ये चीज देखूंगी। पश्चिम बंगाल बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जलपाईगुड़ी, गौरमुरा राष्ट्रीय जलपाईगुड़ी, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान जल्दापारा, न्योरा वैली दार्जिलिंग, सिंगलीला दार्जिलिंग, सुंदरवन 24 परगना जिला। अंडमान एंड निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार बना लो इस पे।
कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में है, गैलाथिया बे राष्ट्रीय पार्क निकोबार में है, महात्मा गांधी मरीन वंदूर अंडमान में, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट अंडमान में, सैडल पीक अंडमान में। जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में है। दचिंग्राम राष्ट्रीय उद्यान कौन से जानवर के लिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बताएंगे आप मुझे कमेंट करके। दचिंगम श्रीनगर पुलवामा में, काजीरंगा नहीं है ये, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान बारामूला में, और किश्तवर नेशनल पार्क किश्तवर और डोडा जगह में। लद्दाख में है हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान लेह में। ठीक है, चलिए अब देखो एक नोट है यहाँ पे, मध्य प्रदेश राज्य ने बहुप्रतीक्षित गुजरात में गिर से एशियाई शेरों के स्थानांतरण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति द्वारा लगाई गई अंतिम शर्त के अनुपालन के वर्ष 2018 में कूनो वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। लेकिन ये जो डेटा है किसी भी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पे नहीं अपडेटेड है। तो मध्य प्रदेश में एक्चुअली 12 हो गए हैं राष्ट्रीय उद्यान। अभी हमने ऊपर कितने देखे थे, 11 देखे थे ना, लेकिन एक और है, कौन सा, कूनो वन्यजीव अभयारण्य, मतलब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। लेकिन फिर भी पूछ ले, मान लो अगर ऑप्शन में हो तो ये भी इंक्लूड कर लेना। ठीक है, सारे जरूरी क्या, सारे कंप्लीट कवर कर लिए हमने यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान। अब आपका राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे भारत के वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, पूछ लेता है राज्य और नाम देके पूछ लेता है इनमें से कौन सा किस राज्य में है, या फिर मिलान करो, इस तरीके से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और देखिए एक बात मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, जब भी आप ये वाला वीडियो देख लें पूरा, उसके बाद आप अपने पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स बैठ के लगा लें एक बार, तो उससे आपको ये पता लग जाएगा आपकी तैयारी कैसी हुई है। तो अब हम थोड़ा जल्दी देखेंगे इन्हें। देखो हिमाचल प्रदेश के सारे लिखे हुए हैं एक साथ, तो बस नाम ध्यान रख लो कि अच्छा ये वाला वहां पे है। तो चंद्रताल, पोंग डैम झील और रेणुका। दिल्ली में असोला भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी बोलते हैं इसको। जम्मू कश्मीर में चांगथाल, शीत मरुस्थल, होकेरसर, सुरिनसर, मानसर। ये आपने नाम और भी किसी लिस्ट में सुना होगा, अभी आगे आएगा। अरुणाचल प्रदेश में पखुई, सेसा ऑर्चिड या ऑर्किड। झारखंड में डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, तोपचंची। नाम याद रखने हैं बस। मिजोरम में इतने सारे हैं, सबका तो सब कुछ ही नहीं याद रहेगा। मिजोरम में दंपा या फिर दम्फा या फिर और थोराटलांग। ठीक है, कर्नाटका में डांडेली, घटप्रभा, चिंचोली, तालकावेरी। जल्दी जल्दी याद करो। त्रिपुरा में गुमटी, सिपाही जाला। केरल में थलेकड़ पक्षी, इडुकी, नैयार, पराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड, कुमारकोम। उत्तराखंड में केदारनाथ। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा, कोलेरू, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता। मध्य प्रदेश में बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, तातापानी। ठीक है, तेलंगाना में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता और किन्नौर सानी बोलते हैं इसको। महाराष्ट्र में फनसड, बोर, कालसुबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी, ये मतलब नागजीरा पक्षी अभयारण्य, बर्ड सेंचुरी। ठीक है, पेनगंगा, उमरेद, करहांडला। बिहार में बरेला झील, अभी मतलब फिलहाल जो है सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी विहार कहते हैं इसको। भीमबांध, गौतम बुद्ध और कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा, डॉल्फिन। अकेली डॉल्फिन सेंचुरी है ना इंडिया की, पता है ये बात? नहीं पता है? अच्छा, आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, हमारे नहीं कर रहे हैं? अगर करंट अफेयर्स फॉलो करेंगे तो बहुत सी चीजें तो लेटेस्ट वाली आपकी उसी से प्रिपेयर हो जाएंगी। ओडिशा, भीतरकनिका, चिल्का या फिर चिल्का होगा ये एक्चुअली, गहिरमाथा, मैरीन बोलते हैं इसको, और नंदकानन, सतकोशिया गौड़, सिमलीपाल। चंडीगढ़ में सुखना झील बहुत फेमस है। राजस्थान में माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार। पंजाब में हरीके झील। नागालैंड में फाकिम। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अचानकमाकर और सीता नदी। असम में दीपोरबील, पूर्वी कार्बी आंगलोंग, लोवखोवा। गोवा में भगवान महावीर, मोल्लेम। तमिलनाडु में कोडाईकनाल, नेल्लई, पॉइंट कैलिमिर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कलकक्कड़ और इंदिरा गांधी अन्नमलाई बोलते हैं, विदांथगल। कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य। गुजरात में कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, बस्टर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पता है ना क्या होता है? गिर, कच्छ की खाड़ी, मोरीन, नल सरोवर, नारायण सरोवर, चिंकारा, पूर्णा, जंगली गधा नाम है ये। उत्तर प्रदेश में बखीरा, ऐसे बोलते हैं ना, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। अब हमने बार बार ना लिख के सिर्फ आगे आगे का नाम लिख दिया जिससे आपको याद करने में आसानी रहे।
महावीर स्वामी, राष्ट्र चंबल, ओखला पक्षी, पटना पक्षी विहार। तेलंगाना में पाखल, अकेला याद रहेगा। हिमाचल प्रदेश में शिकारी देवी। याद रहेंगे ये सारे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो, नवंबर 2022 में तमिलनाडु सरकार ने ये 68,640 हेक्टेयर में कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया था, 17th, ठीक है। अब ये अभयारण्य कृष्णगिरी और धर्मपुरी जिलों में आरक्षित वन क्षेत्र में आता है। इसकी घोषणा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26A (1) B के तहत की गई थी। जुलाई 2022 में मध्य प्रदेश सरकार ने पेंच टाइगर रिजर्व की सीमावर्ती क्षेत्र को शामिल करके एक नया कर्माझिरी अभयारण्य का गठन किया। वो पूछ सकता है, कर्माझिरी अभयारण्य का जो गठन किया गया है वो कौन से टाइगर रिजर्व को के सीमावर्ती क्षेत्र को शामिल करके करा गया है, तो आप याद रखेंगे पेंच। और मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से स्वीकृति पाने के बाद अधिसूचना जारी कर शिवपुरी जिले के करेरा में 202.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित वन्य प्राणी अभयारण्य को समाप्त मतलब डी नोटिफाई कर दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य मतलब कि नाइट स्काई सेंचुरी, याद रखना ये पूछेगा, स्थापित करने का निर्णय लिया है। नाइट स्काई अभयारण्य लद्दाख के हानले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित होगा, मतलब इसी के अंदर होगा। ये हो गया। अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक एक नए बाघ अभयारण्य के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों को कवर करते हुए इतने वर्ग किलोमीटर की ने इतना, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, बस ये फिगर लिखी हुई है कि नए बाघ अभयारण्य में फैला होगा। यह पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों की मेजबानी करेगा, जिसका 1/4 हिस्सा केन बेतवा नदियों को जोड़ने के कारण जलमग्न हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। 12 अक्टूबर 2022 को तमिलनाडु सरकार द्वारा लुप्त प्राय होती प्रजाति स्लेंडर लॉरिस, गूगल करके देखना कैसा होता है जानवर, के लिए पहला अभयारण्य अधिसूचित किया गया है। कहां पे? तमिलनाडु में। पूछेगा किसके लिए? स्लेंडर लॉरिस के लिए। अभयारण्य राज्य के करूर और डिंडिगुल जिले में, ये कोई छोड़ दो, इसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये। राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये वाइल्ड लाइफ वाला जो एक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, के तहत कुडुवर स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य की स्थापना को अधिसूचित किया गया है। कुडुवर स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य नाम है ये इसका। डायरेक्ट पूछेगा कहां पे है, ये आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु में है ये। तो सारे देखो, एक तो होता है लिखा हुआ है आपके सामने डेटा, अब मैं आपको उस पर क्वेश्चन फ्रेम करके बता रही हूं, तो उससे आपको याद रहेगा अपने पेपर के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब कुछ वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नीतियां देखेंगे हम। बाघ परियोजना सबसे पुरानी है, 1973। क्या किस लिए होगी आप ही बताओ? बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना। लाल पांडा, रेड पांडा परियोजना प्रोजेक्ट, ठीक है, 1996। ये कहां पे मिलते हैं? ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 1500 से 400 मीटर की ऊंचाई पे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। राज्यों के नाम याद रखना। ये परियोजना विश्व प्रकृति निधि के सहयोग में पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ हुई, याद रखेंगे आप ये। थामिन मृग परियोजना 1977। थामिन मृग कहाँ पाए जाते हैं? मणिपुर में। विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक हैं। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975। ये आपसे पूछेगा कि इनको कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। इस वाले जो टेबल है इसमें से ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो याद रखना, आपको इसके साल पता होने बहुत जरूरी हैं। कछुए की विशिष्ट प्रजातियों में से एक है ऑलिव रिडले, दक्षिण अमेरिकी प्रजाति का कछुआ। मैंने आपसे बताया था ना ऊपर भी, जो प्रतिवर्ष शीत ऋतु में पूछेगा कब आता है? भारत के पूर्वी तटों पर, विशेषतः ओडिशा के तट पर अंडे देने के लिए प्रवास करते हैं। इनका उपयोग कीमती औषधि निर्माण में होता है, ठीक है, दवाइयां बनती हैं। इसके संरक्षण के लिए उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1975 में भीतरकनिका का अभयारण्य, मैंने बताया था ना आपको, से कछुआ संरक्षण परियोजना प्रारंभ की। इस कछुए का प्रजनन स्थल उड़ीसा का गहिरमाथा समुद्र तट है। क्या है? प्रजनन स्थल। और जो 3 किलोमीटर लंबा और लगभग 350 मीटर चौड़ा द्वीप है, जो 2 नदियों के मुहाने के बीच भीतरकनिका अभयारण्य में स्थित है। इस अभयारण्य में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं, बहुत ही जरूरी बात। गैंडा परियोजना 1987। एक सींग वाला वन हॉर्न राइनो गैंडा केवल भारत में पाया जाता है, रट लो इस लाइन को। असम के मानस अभयारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिमी बंगाल का जल्दापारा अभयारण्य गैंडों की प्रमुख शरण स्थली है। इसके सींग का उपयोग औषधि निर्माण में होता है, हॉर्न का, ठीक है। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 75। अब 75 वाले और भी हैं क्या? कछुआ और घड़ियाल 75 वाले हैं, देख लो, ऐसे करके याद करो, देखो तो मजा आएगा।
भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 से ओडिशा में यह परियोजना प्रारंभ की। इसी योजना का विस्तार कुकरेल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अंडमान, असम, बिहार व नागालैंड में भी किया गया। वो आपसे पूछेगा क्या ये सिर्फ एक ही राज्य में फैला हुआ है, तो नहीं, कई स्टेट्स में है। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 कहां से? हरियाणा वन विभाग एवं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के माध्यम हुए सहमति पत्र में गिद्धों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। गिद्धों की मृत्यु का कारण, बहुत ही जरूरी, 100 बार पूछा हुआ सवाल, क्या है? डाइक्लोफिनेक नामक की एक दवाई है। क्या है? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, एनसैड कहते हैं जिसको। जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद तथा भुवनेश्वर से इस गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। शुरुआत की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं। असम के धर्मपुर में देश का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। बड़ा सा सितारा इस पे बनाएंगे और इसको याद करेंगे। असम का धर्मपुर। गिर सिंह परियोजना 1973, 73 का कुछ और भी था क्या? 72 का था, अपने आप याद करो। ये गिर अभ्यारण्य को वर्ष 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसके साथ केंद्र सरकार द्वारा इसी उद्यान में गिर सिंह परियोजना की शुरुआत की गई थी। गिर उद्यान को एशियाई सिंहों का घर के नाम से भी जाना जाता है, होम ऑफ गिर लायन। गुजरात के जूनागढ़ जिले के 14-12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह स्थित ये उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां ये शेर पाए जाते हैं। वो जो बब्बर शेर होता है ना, वो वाला शेर है ये। हाथी परियोजना 1992। हाथी भारत का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी जानवर है। भाई आजकल तो एलिफेंट वाली पिक्चरें ऑस्कर ले आई हैं, लेके आई हैं, नहीं लेके आई हैं। स्तनपायी जानवर है। इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है, बहुत ही जरूरी। 7 दिसंबर 1992 को केंद्र सरकार द्वारा सिंहभूम, झारखंड जनपद में प्रोजेक्ट एलिफेंट को प्रारंभ किया गया था। रट लो। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभ्यारण्य। अभी मैं आपको सारे हाथी संरक्षित क्षेत्र भी कराऊंगी, पर इसमें देख लो फिलहाल जो लिखे हैं। पेरियार अभ्यारण्य केरल, मानस अभ्यारण्य एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत अब तक 32 एलिफेंट रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। वर्ष 2010 में हाथी को क्या बताया गया था? राष्ट्रीय विरासत पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल। कितनी सारी बातें एक में कवर। कस्तूरी मृग परियोजना 1970। अब देखो सबसे पुरानी ये हो गई, 72 से शुरू हुई थी, उस सबसे पुरानी फिलहाल तक की ये हो गई। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड में केदारनाथ अभ्यारण्य में वर्ष 1970 से प्रारंभ। कस्तूरी केवल नर मृग में, मेल्स में पाई जाती है, फीमेल्स में नहीं पाई जाती कस्तूरी। ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। गांगेई डॉल्फिन संरक्षण, गैंजेटिक डॉल्फिन संरक्षण 1997। ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया। अभी हाथी देखा था आपने, अभी डॉल्फिन देखी है। विलुप्त प्राय जीव गंगा डॉल्फिन, सूस कहते हैं जिसको, को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 5 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। याद रखिएगा, ये भारत, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली संगू नदी तंत्र में पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन केवल स्वच्छ आवास में ही जीवित रह सकती है। अगर गंगा में से डॉल्फिन जा रही है तो इसका मतलब यह है कि गंगा बहुत गंदी हो रही है, इसलिए तो गंगा की सफाई अभियान चल रहा है और वापस से डॉल्फिन दिखाई देने लगी है। काम बहुत बढ़िया कर रही है सरकार। बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहलाव गांव के मध्य गंगा नदी क्षेत्र में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। बहुत जरूरी फैक्ट, जो गंगा डॉल्फिन के संरक्षण हेतु एशिया का एकमात्र सुरक्षित आवास है। एशिया का, भारत का तो छोड़ दो। गंगा डॉल्फिन के अतिरिक्त संसार में 3 और डॉल्फिन हैं गंगा डॉल्फिन के अतिरिक्त। इसके अलावा एक तो है बैजी, जो चीन की यांगसी नदी में पाई जाती है। एक है सिंधु की भूलन, ये पाकिस्तान की सिंधु नदी में है। और एक है बोटो, बैजी, सिंधु, बोटो, ये अमेजोन में है, ठीक है, पाई जाती है। याद रखना, ये तीनों बातें बहुत जरूरी बातें हैं ये। हंगुल परियोजना 1970। अब देख लो, कस्तूरी मृग और हंगुल 1970 की सबसे पुरानी है। ये कश्मीर का राजकीय पशु है, स्टेट एनिमल है। ये यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का हिरण है। रेंडियर समझते हो, जो जिस पे सांता क्लॉस आता है बैठ के, वो जो वो होती है, स्ले बोलते हैं ना जिसको इंग्लिश में, जो सांता क्लॉस की गाड़ी होती है उसको खींच रहा होता है ना रेंडियर, तो वो इसी की प्रजाति के हैं ये अब कश्मीर स्थित दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। तो आपको पता ही चल गया, मैंने आपसे ऊपर सवाल पूछा था। इसको कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जाना जाता है। वैश्विक टाइगर फोरम, बहुत ही जरूरी, 1993। इसका उद्देश्य सभी देशों के परस्पर सहयोग द्वारा बाघों की रक्षा एवं संरक्षा को सुनिश्चित करना था। राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018, 14 मई 2018 से है। इसका उद्देश्य क्या होगा? बड़े ग्रिड से जुड़े पवन सौर PV हाइब्रिड प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा प्रदान करना, ठीक है, ताकि पवन एवं सौर संसाधनों, पारेषण, बुनियादी ढांचा और भूमि का कुशल एवं इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।
ये सारी चीजें याद रखना, यहां से सवाल निश्चित है, आएगा ही आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के सॉल्व करके देख लो कि हो रहा है सॉल्व या नहीं हो रहा। यूनेस्को विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बहुत जरूरी है। क्या होगा? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, उनके राज्य हैं और वो कब शामिल हुए ये है, तो इसका तो थोड़ा सा साल देख लेना। सिमलीपाल उड़ीसा में है 2009 में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है 2001 में, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है 2013 में, अगस्तमलई तमिलनाडु 2016 में, काफी लेटेस्ट है। और नॉकरेक मेघालय में 2009 में, अमरकंटक अचानकमार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2012 में, नीलगिरी केरला कर्नाटका तमिलनाडु। तो यही ध्यान रखना कि 3 राज्यों में फैला हुआ है ये। कौन सा? नीलगिरी। पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है 2009 में, कंचनजंगा सिक्किम में है 2018 में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है 2001 में, नंदा देवी उत्तराखंड में 2004 में, और पन्ना 12वां है मध्य प्रदेश 2020, लेटेस्ट है ये लिस्ट रट लो फटाफट, ठीक है। यूनेस्को विश्व नेटवर्क जो है उससे मान्यता प्राप्त है ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। अब आ गए, देखो ये रहे भारत के जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, सारे देखेंगे अब हम, ठीक है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, उनका वर्ष दिया हुआ है, और भौगोलिक क्षेत्रफल इतना जरूरी नहीं है, सबसे बड़ा सबसे छोटा देख लेंगे बस, ठीक है। राज्य देखना तो है ही, और मुख्य जीव जंतु वहां पे जो पाए जाते हैं उनसे ही मतलब वो फेमस होते हैं, और आपको थोड़ा याद रखने में भी आसानी रहेगी, और सवाल भी पूछ सकता है। तो शुरुआत करेंगे अब हम। दिब्रू सिकोहा 1997, 765। देखो ईयर एक बार खुद पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है। वो भौगोलिक क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है ये, स्क्वायर किलोमीटर में। असम में है दिब्रू सिकोहा। सुनहरा लंगूर, गोल्डन लंगूर, दिहांग दिबांग 1998 में है, में स्थापित हुआ। अरुणाचल प्रदेश। मृग हिरण, मिश्मी तकिन, लाल गोरस, एशियाई काला भालू, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। पंचमढ़ी कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में, 1999। विशाल गिलहरी और उड़न गिलहरी इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है, पंचमढ़ी में। कंचनजंगा 2000 में सिक्किम में है। लाल पांडा और हिम तेंदुआ, अभी पढ़ा था लाल पांडा परियोजना ऊपर। अगस्तमलई 2001 में, तमिलनाडु केरला 2 में है ये, जो 2 में है उन्हें तो रट लेना बिल्कुल। नीलगिरी ताहर, अच्छा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ये ताहर क्या होता है एक्चुअली, ताहर क्या है? हाथी है, घोड़ा है, क्या है बेसिकली ये? हाथी। अचानकमकर अमरकंटक 2005 में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, देखो ये भी 2 में। काला हिरण, चिंकारा, भेड़िया, विशाल गिलहरी। कचकरण, इसका एरिया देखो जरा, जो ज्यादा एरिया वाले हैं उनका एरिया देखते चलना, ठीक है। गुजरात में भारतीय जंगली कथा। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। स्टेट याद रखो, हिम तेंदुआ। शेषचलन 2010 में, आंध्र प्रदेश में। स्लेंडर लॉरेस पढ़ा ऊपर अभी। पेंगोलियन, गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति। पेंगोलियन क्या होता है? पेंगोलियन वो स्केल्स होते हैं इसके ऊपर, ऐसे धारियां टाइप होती हैं, गूगल पे देख लेना अगर जिसे नहीं पता। पन्ना 2011 में, एमपी। चीता, चीतल, चिंकारा, सांभर और आलसी भालू। ये आसली नहीं होगा, आलसी भालू होगा, स्लॉथ बेयर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, स्लॉथ बेयर, ठीक है। सी। मन्नार की खाड़ी 1900, ये देखो तमिलनाडु कोस्ट पे पाया जाता है ये, ठीक है। डुगोंग या समुद्री गाय, इस पे यूपीएससी में भी सवाल आ चुका है, पीसीएस में भी किसी भी दिन सवाल आ सकता है इस पे। नीलगिरी 1986, तमिलनाडु केरला कर्नाटका 3 में है ये, बता चुकी हूं मैं पहले भी। नीलगिरी ताहर, शेरपुंछ मकाक, लायन टेल्ड मकाक बोलते हैं जिसको, बंदर होता है ये। नंदा देवी 88, उत्तराखंड में। हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और कालाबाज। नौक्रिक 88, देखो ये सारे 88 यही वाले हैं, ये 88 89 वाले। मेघालय लाल पांडा। मानस असम लाल पांडा सुनहरा लंगूर। सुंदरवन पश्चिम बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर। ग्रेट निकोबार सेम, देखो जो सेम साल वाले हैं ना उनको इकट्ठा याद कर लो एक बार। स्टेट प्लीज मत भूलना प्लीज। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल वेरी इंपॉर्टेंट। सिमलीपाल 94 में। उड़ीसा गोर, रॉयल बंगाल टाइगर, जंगली हाथी। अब आप सारे के सारे एरिया देख चुके हो, मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, कमेंट करो, ठीक है। अब भारत के 53 बाघ रिजर्व, ठीक है, 53 टाइगर रिजर्व हैं, क्या बोलते हैं भारत में, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। वही बात है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्षेत्रफल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? राज्य और उनका नाम और राज्य। अब असम के इकट्ठा लिखे हुए हैं सारे, ठीक है, असम के फटाफट देख लो। काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरांग, ठीक है। ऊपर देखा था ना कि इनमें से फिर वो नेशनल पार्क भी घोषित हुए, 106वां 105वां, ऊपर देखे थे, लिंक करते रहो आपस में, ठीक है।
देखो इसमें थोड़ा सा जो नया है वो ये देख लो, 2016 में ओरांग। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पकूही बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व 3 है। फिर आपके आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीसैलम 1 ही है। तेलंगाना में आम्राबाद और कावल 2 हैं। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो, कावल तो 2011 का ही है। बिहार में वाल्मीकि 1 ही है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचनकमाकर, उदंती सीता नदी, ये 3 हो गए यहाँ पे। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। झारखंड में पलामू 1 ही है। कर्नाटका में बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, दांदेली, अंशी, बिलगिरी रंगनाथ, बहुत ही लेटेस्ट है ये, 2011। ठीक है, ये सारे याद रखना। केरला में पेरियार, पराम्बिकुलम 2 हैं। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, देखो कितने सारे हैं, बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय डुगरी, सारे याद कर लो, रट्टा लगा लो रट्टा। महाराष्ट्र में मेलघाट, पेंच, तदोबांधेरी, सहद्री, नवेगांव, नागजीरा और बोर, काफी है महाराष्ट्र में भी। मिजोरम में डम्फा 1 ही है। राजस्थान में रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंद्र हिल्स, रामगढ़ी, विश्वरी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य है, बूंदी जिला। ठीक है, बहुत ही जरूरी सूचना है ये आपके लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट और राजाजी तो सबसे पुराना है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा, सुंदरबन। उड़ीसा में सिमलीपाल, सतकोशिया। तमिलनाडु में कालकड़, मुंडनथुरई, अन्नमलई, मुधुमलई, सत्यमंगलम, श्रीविल्लीपुत्तूर, मेघमलय टाइगर रिजर्व भारत का 51वां है। 92वां का है ये रहा। रामगढ़, विश्तरी। 51st कौन सा है? तमिलनाडु का। उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट देख लो, 2022, 2021, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे। ठीक है, मिलान करने में, और क्या बोलते हैं, आपसे सबसे ज्यादा सवाल यही आते हैं, कौन से किस राज्य में स्थित हैं। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बातें? अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आ गए हैं भारत में अधिसूचित हाथी रिजर्व। मैंने कहा था ना सारे के सारे एलिफेंट से रिलेटेड रिजर्व मैं अभी आपको कराऊंगी। चलिए, अब हाथी की रेंज, हाथी रिजर्व और राज्य। चलो देखो, पूर्वी भारत, ये मतलब पूरा ऐसे क्लब टाइप है, ग्रुप किया हुआ है ये। ठीक है, मैं एक मिनट पेन पतला ले लेती हूँ, बहुत से बच्चों को फिर प्रॉब्लम होती है। ये ठीक है? नहीं, मोटा है ये। दिस इज ओके आई गेस। चलो, पूर्वी भारत, दक्षिण पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मतलब कि ये वाला पार्ट है इसमें कवर्ड। ठीक है, चलो, हाथी रिजर्व और राज्य। अब मयूर झरना, पश्चिम बंगाल। सिंह भूमि, नाम याद रखो बस, पूछेगा ये भी, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा हाथी रिजर्व नहीं है। सिंह भूमि झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा, महानदी उड़ीसा, संभलपुर उड़ीसा, वैतरणी उड़ीसा, दक्षिण उड़ीसा उड़ीसा, लेमरू छत्तीसगढ़, ये नाम याद रखना। बादलखोड़ और तमोर पिंगला छत्तीसगढ़। उत्तरी ब्रह्मपुत्र कौन कौन है इसमें? अरुणाचल प्रदेश और असम। कामेंग अरुणाचल प्रदेश में, सोनितपुर असम में, बस 2 याद रखो बस। दक्षिण ब्रह्मपुत्र असम, अरुणाचल प्रदेश। दिहांग पटकई असम में, और दक्षिण अरुणाचल प्रदेश में। यही याद करते चलो, मैक्सिमम चीजें मेरे बताने से याद कर लो, फिर 1-2 बार रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है। काजीरंगा असम, नागालैंड। काजीरंगा कार्बी अंगलोंग वाला किस में आ जाएगा? असम में आ जाएगा। धनसिरी लुंगडोंग आ जाएगा आपका असम में, और इंताब्की आ जाएगा नागालैंड में। फिर आपका पूर्वी दार्स, ये हो जाएगा आपका असम और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। चिरांग रिपू असम में, पूर्वी द्वास्क पश्चिम बंगाल में। पूर्वी हिमालय मेघालय वाला पार्ट। गारो हिल्स मेघालय में, खासी हिल्स मेघालय में, दोनों ही मेघालय में, जब है ही मेघालय केवल। नीलगिरी पूर्वी घाट कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। मैसूर कर्नाटका में, वायनाड केरल, नीलगिरी तमिलनाडु और रायल ये आपका आंध्र प्रदेश में। दक्षिण नीलगिरी केरल तमिलनाडु, ये हो जाएगा नीलांबर शांत केरल, शांत घाटी साइलेंट वैली बोलते हैं जिसको, केरला में। कोयम्बटूर तमिलनाडु में। पश्चिमी घाट तमिलनाडु केरल, अन्नमलाई तमिलनाडु में, अन्नईमुडी केरल में, मलाई मुडी। पेरियार केरला तमिलनाडु, पेरियार केरल में। श्रीविल्लीपुत्तूर, ये कहाँ हो जाएगा? श्रीविल्लीपुत्तूर तमिलनाडु। उत्तरी भारत उत्तराखंड, शिवालिक राजाजी उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट है। नागालैंड में सिंगफन हाथी रिजर्व वर्ष 2018 में अधिसूचित होने के बाद ये देश का 32वां हाथी रिजर्व होगा। अगस्त्यमलई तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, पढ़ा है ना अभी ऊपर, दिखा पढ़े थे ना। और केंद्र ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व TER मतलब टाइगर एलिफेंट रिजर्व, तराई एलिफेंट रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दे दी थी। तराई हाथी अभयारण्य भारत का 3रा हाथी अभयारण्य है। ठीक है, 3rd।
कुछ इंपॉर्टेंट होती है ये इन्फॉर्मेशन तो ये अलग से लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, अब भारत के प्रमुख घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र, कुछ नहीं छूटेगा और आप मुझे अंतर बताएंगे घड़ियाल और मगरमच्छ में क्या होता है, जरूर से कमेंट डाउन करके। सारे जितने भी हिंदी मीडियम के जोश से भरे बच्चे हैं वो मुझे इनका अंतर बताएंगे। और हंसते हमें रहना है, मुस्कुराते हुए पढ़ाई करनी है, मुस्कुराहट चेहरा क्रॉस करके बाहर निकल जानी चाहिए। चलिए, नाम गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, चंबल वन जीव अभयारण्य राजस्थान, भीतरकनिका वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा। वो पूछेगा क्या जो निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रमुख घड़ियाल और मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र भी हैं, बस आपका ठीक हो जाएगा। नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा, सतकोशिया जॉर्ज वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा। आप ये सारे पहले भी पढ़ चुके हैं, पर ये जो हैं ये एलिगेटर और क्रोकोडाइल वाले भी हैं। घड़ियाल एलिगेटर होता है ना, घड़ियाल और मगरमच्छ वाले भी हैं, ये आपको भी मैंने यहां पे बता दिया है। क्या बोलूं, ढूंढने के लिए सब कुछ तो देखो कराया जा रहा है। राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में अंतर, बस क्रोकोडाइल और एलिगेटर का पूछा है मैंने, वो बता देना। राष्ट्रीय उद्यान देख लो, सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होते हैं, पूर्णतः टोटल कंट्रोल होता है सरकार का। वन्यजीव अभयारण्य में इसमें निजी कार्य की अनुमति होती है, पर्सनल काम कर सकते हैं आप। सरकारी नियंत्रण तो होता है, परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति होती है, ठीक है। आपने अगर बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े हैं तो आपको पता है उसमें वो जोन्स में डिवाइडेड होता है, क्षेत्रों में डिवाइडेड होता है। तो एक आउटर होता है, एक इनर होता है, ऐसे। तो बाह्य क्षेत्र में आपको कार्यों की अनुमति है। किसी विशिष्ट पशु जैसे बाघ, दरियाई घोड़ा, हाथी व गेंडा हेतु निर्मित होते हैं। भाई राष्ट्रीय उद्यान तो किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए होते हैं ना। वन्य जीव अभयारण्य में जीवों की प्रजाति विविधता का संरक्षण किया जाता है, वैरायटी होती है, ठीक है। संपूर्ण स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जाता है, पूरा का पूरा। सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक होती है। गैर व्यवसायिक प्रकृति की मानव गतिविधियां जैसे कि कृषि, जैविक खेती, काष्ठ दोहन या शहद, फल, कंद ये सब इकट्ठा करना आदि वन्यजीव अभयारण्यों में सीमित सीमा में की जा सकती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के बफर जोन में अनुसंधान, पर्यावरण शिक्षा और पर्यटन जैसी मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। इसकी सीमाएं, किसकी सीमाएं, राष्ट्रीय उद्यान की का निर्धारण प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। इसकी सीमाओं का निर्धारण स्पष्ट नहीं होता, किसकी, वन्यजीव अभयारण्य। इसकी सीमाओं का निर्धारण प्रशासनिक से दोनों। इसमें पर्यटन की अनुमति होती है, टूरिज्म इसमें भी होती है। इसमें प्रतिबंध होता है, बाहर हो सकता है, इनर कोर, जैसे अभी आपने बफर जोन पढ़ा, इनर। अच्छा, कितने जोन होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कितने जोन होते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इन क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है। इन क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है। इन क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है। तीनों का होगा ना, साइंटिफिक तरीके से होगा सब कुछ। बस इतनी सी बात है। अब ये आप ध्यान रखेंगे और मुझे जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं वो आप मुझे जरूर बताएंगे। चलो, गंगा प्रदूषण नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम। क्या कदम उठाए सरकार ने? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पंचवर्षीय गंगा परियोजना कार्यक्रम का सृजन किया। ये पढ़ते रहना, ये क्या लिखा है, वर्ष 1984 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का सृजन जून 1985। गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा शुरू किया गया, वर्ष 14 जनवरी 2086। पता है क्या होगा इसमें, क्या पूछ लेगा, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, ये सवाल आ सकता है इस पे। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का सृजन, बहुत जरूरी, 20 फरवरी 2009 से। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी द्वारा मिशन क्लीन गंगा का क्रियान्वयन किया गया, कब, 2009 से लेकर 2014 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो भले ही भूल जाओ हल्के से, वैसे भूलना मत, क्वेश्चन आएगा फिर मेरे को बोलोगे आपने कहा था भूल जाने को। जिन चीजों को मैं याद रखने के लिए कह रही हूं वो जरूर याद रख लो। विश्व के प्रमुख महत्वपूर्ण घास स्थल, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। देश और क्षेत्र दिया हुआ है, घास स्थल मैदान का नाम दिया हुआ है। घास स्थल क्या होते हैं, ग्रासलैंड्स। दक्षिण अमेरिका ब्राजील का कैंपोस, दक्षिण अमेरिका वेनेजुला, ब्राजील कैंपोस, वेनेजुला लानोस। उत्तरी अमेरिका प्रेरीज, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, न्यूजीलैंड कैंटरबरी, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड्स, हंगरी स्टार्स, यूरोप एवं उत्तरी एशिया स्टेपीज, अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया सवाना, और दक्षिण अमेरिका का अर्जेंटीना और उरुग्वे वाला पार्ट पंपास। रटो ऐसे यहीं पे बैठ के, एक सवाल यहां से आना ही आना है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं।
भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान, बहुत ही जरूरी। राज्य का नाम बहुत जरूरी है, क्षेत्र का फिर भी भूल जाना, पर राज्य का याद रखना। शोध संस्थान का नाम और राज्य का नाम। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमपी छिंदवाड़ा में। इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, झारखंड, रांची। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कर्नाटका। प्लाईवुड वाला कर्नाटका, ऐसे करके याद कर लो, बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मध्य प्रदेश, भोपाल। जीवी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में। उष्ण कटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम, केरला में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एफआरआई, देहरादून, स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हुई थी यहाँ पे, उत्तराखंड। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर, राजस्थान में। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो प्लाईवुड वाला भी बैंगलोर में था और वुड साइंस वाला भी, ऐसे करके याद करो, बेंगलुरु, कर्नाटका। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अभी आपने सिर्फ फॉरेस्ट रिसर्च देखा था, अब रेन फॉरेस्ट रिसर्च है, कहाँ पे? जोरहट, असम में, जहां बारिश ज्यादा होगी वहीं तो बनेगा ये। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, कहाँ पे? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, ये तो बहुत ही जरूरी हो गया। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिमला, हिमाचल प्रदेश। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट, हैदराबाद, तेलंगाना। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जिसने ये थोड़ी सी कठिनाई पार कर ली, बैठ के सुनना बहुत बोरिंग होता है, एक्चुअली पढ़ना ज्यादा बोरिंग होता है, लेकिन सुनना फिर भी सही होता है। तो अगर आपने ये सुन लिया, 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लिया, एक बार में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, दूसरी बार में चीजें बहुत आसान लगने लगती हैं, तो आपका पेपर पार है। ठीक है, चलिए। वनस्पतियों का वर्गीकरण, ठीक है, वनस्पति और उसकी विशेषता, मिलान करो, सही गलत बताओ, या फिर डायरेक्ट पूछ सकता है, इसका मतलब इसमें ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब आप जरा देख लीजिए। ट्रोपोफाइट, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वन और घास वाली वनस्पतियां, उष्ण कटिबंधीय में। हाइड्रोफाइट, जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियां, जो पानी के ऊपर उगती हैं। कौन से होती हैं हाइड्रोफाइट? कोई एग्जाम्पल बता सकता है मुझे? हाइग्रोफाइट, अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में, ह्यूमिडिटी जहां ज्यादा होती है वहां पे पाई जाने वाली वनस्पतियां। ज़ेरोफाइट, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियां। मेसोफाइट, शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनस्पतियां, शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनस्पतियां क्या है? मीसोफाइट। क्रायोफाइट, शीत कटिबंधीय टुंड्रा वनस्पतियां जैसे लाइकन और काई, बहुत ही ठंडे होते हैं इलाके। हेलोफाइट, नमकीन मिट्टी की वनस्पतियां जैसे कि मैनग्रोव। लिथोफाइट, कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां। और पायरोफाइट, अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियां, मतलब कुछ हद तक, ऐसा नहीं है कि आप आग लगाते ही जाओगे और ये जलेंगी, नहीं, कुछ हद तक, काफी हद तक ये जो पायरोफाइट होते हैं ये अग्नि को रोक सकते हैं, मतलब अग्नि को झेल सकते हैं, प्रतिरोध दे सकते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ वनस्पतियों का वर्गीकरण यहाँ पे देख लिया है। अब हम देखेंगे प्रमुख स्थलीय बायोम, टेरेस्ट्रियल बायोम और उनकी कुछ विशेषताएं। टुंड्रा वनस्पतियां और उसकी भौगोलिक विशेषताएं बताई गई हैं। वृक्ष विहीन होते हैं, पेड़ नहीं होते यहाँ पे, मुख्यतः मॉस, काई, अभी ऊपर देखा थे लाइकन, ये कहाँ गया, यहाँ पे क्रायोफाइट मिलते हैं टुंड्रा में, एवं लाइकन तथा कुछ घासें व छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। वर्ष में 2 ऋतुएं होती हैं। हिमाच्छादित मरुभूमि होती है। शीत ऋतु अत्यधिक शीतल एवं हिमयुक्त होती है। ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने से बाढ़ की स्थिति बन जाती है। भूमि के नीचे 3 मीटर की गहराई तक स्थायी हिम जमा रहता है, मतलब परमानेंट स्नो रहता है वहां पे। अवस्थिति ध्रुवीय हिमपेटियों की ओर से सुदूर उत्तर एवं सुदूर दक्षिण में। औसत तापमान 10 डिग्री रहता है। वर्षा 25 सेंटीमीटर होती है साल की, और हिमपात 10 से 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। ये पूछ के ये सेंटेंसेस लिख देगा और पूछेगा ये किसकी विशेषताएं दी हुई हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। टैगा या बोरियल, अभी टुंड्रा था, ये टैगा है। इसमें काफी ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, 5 से 10 मीटर ऊंचे। बोरियल वन, शंकाकार वृक्ष, पाइन, स्प्रूस, दलदली पौधे, फर्न और मॉस। लंबी शीत ऋतु होती है और 2-3 महीनों की ग्रीष्म ऋतु होती है। आर्द्र महीनों में बहुत तेज बारिश होती है, हिमपात होता है। शंकाकार वन होते हैं। अवस्थिति सुदूर उत्तरी एवं सुदूर दक्षिणी अक्षांशों पे है। ये अभी आपने ये ध्रुवीय इलाकों में देखी थी, अभी अक्षांशों पे है। शीतोष्ण पर्ण, वनस्पतियों का जटिल स्तर, पर्णपाती वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है, पतझड़ में। 4 ऋतु में होती हैं और वर्षा 80 से 140 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। सवाना, घासे के सवाना में क्या होंगे, अभी ऊपर देखा था ना नाम, ग्रासलैंड्स का नाम है ना सवाना, तो घासें, झाड़ियां, छोटे मोटे पेड़ होंगे, लताएं भी होंगी। सूक्ष्म वर्षा होगी
90 से 150 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष अवस्थिति है। उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण कटिबंधी तक 3 ऋतुएं होती हैं, 3 सीजन होते हैं इसमें। शीतोष्ण घास भूमि, यहाँ पे क्या होगा, घासें ही होंगी। शीतोष्ण एवं उप आर्कटिक घास भूमि, सुदूर उत्तर में प्रेरी एवं स्टेपी, पढ़ा था ऊपर अभी, तथा सुदूर दक्षिण में पंपास घास भूमियां। कहाँ हैं, रिवाइज करो फटाफट। वर्षा 25 से 70 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। मरुस्थल, नागफनी, छोटा कंटीली झाड़ियां, ये सब होती हैं। क्या है, सब रेगिस्तान है। अत्यंत शुष्क, वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम, और यही परिभाषा भी होती है मरुस्थल की। जहां पे 25 सेंटीमीटर से प्रति वर्ष से कम वर्षा होती है उसी को कहा जाता है मरुस्थल। मुख्यतः अयनवर्ती क्षेत्र है, परंतु कुछ शीतोष्ण कटिबंध में भी हैं। उष्ण कटिबंधीय, बड़े वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, ठीक है। अत्यंत आर्द्र है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, भारी वर्षा होती है, मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है। क्यों कमी होती है, इतनी बारिश होती है कि जो मिट्टी है, मृदा है, वो कुछ अपने अंदर सम्मोहित नहीं कर पाती, सब बह जाता है ऊपर से, इसलिए मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है। वर्षावन, सदाहरित वृक्ष, धरातल पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता क्योंकि पेड़ इतने घने होते हैं, इसलिए धरातली वनस्पति कम पाई जाती है, परंतु लताएं पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। वृक्ष 30 से 40 मीटर तक ऊंचे होते हैं। तो बताओ कहां से सूर्य भगवान जाएंगे अंदर। तापमान वर्ष भर स्थिर अवस्थिति, भूमध्य मध्य रेखाएं, कहां पे, इक्वेटर वाला इलाका, कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में। ठीक है जी, ये आपने इंपॉर्टेंट सारी चीजें देख ली हैं, इसको रिवाइज करते रहिए। आगे बढ़ेंगे। भारत से में मैंग्रोव वनस्पति स्थल, बहुत ही जरूरी, बहुत ही जरूरी। क्या होते हैं मैंग्रोव? मैंग्रोव बताएंगे आप मुझे क्या होते हैं? देखिए, मैनग्रूव ऐसे, अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊं, ऐसे क्षुप व वर वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं ये? खारे पानी में, ठीक है। और ये ऐसे तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहां कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है, जिससे जल में मीठे पानी और खारे पानी का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। और ये पारिस्थितिकी में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तटों को स्थिरता प्रदान करते हैं और यहाँ पे बहुत प्राणी, मछली, पक्षी जातियां सब कुछ निवास करते हैं। और मैंग्रोव वट व झुरमुट विश्व के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं, ठीक है। तो और अब एग्जाम्पल क्या है वो यहाँ पे सारा बताई दिया जाएगा आपको। सुनामी के अगेंस्ट, सुनामी को रोकते हैं ये आने से, ये बड़े बढ़िया होते हैं हमारे पर्यावरण के लिए, ठीक है। खारे पानी में होते हैं ये। चलिए, आंध्र प्रदेश, अब नाम देख लो वनस्पति का जो स्थल है, बस एक तो ये देख लेना। सुनो एक बात और, वो ये पूछेगा इनमें से किन राज्यों में मैंग्रोव पाए जाते हैं। तो एक तो राज्य पढ़ के जाना अलग से, टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रही हूं मैं क्या आएगा इसमें, तो राज्यों के नाम। और भाई थोड़ी जगह भी पता होनी चाहिए। तो आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ है? पूर्वी गोदावरी, कृष्णा और कोरेंगा। तमिलनाडु में मुथुपेट, रामनद, पुलिकट, काजूवेली, पिंचावरम। बस ये नाम भी याद रह गए ना, बात बन जाएगी। अंडमान एंड निकोबार में उत्तरी अंडमान एवं निकोबार। केरल में कन्नूर, उत्तरी केरल और वेम्बनाड। गोवा में गोवा। महाराष्ट्र में विजयदुर्ग, वेलुंदूर, महाराष्ट्र पता नहीं होगा। देखो सारे तटीय इलाके हैं ये। अब उत्तर प्रदेश लिखा हुआ आया और वहां पे कोई मैंग्रोव मार्क करके आया ना, तो देखना, विजयदुर्ग, वेलुंदूर, बिकरौली, श्रीवर्धन, मुंबादेवी, मालवन, बसई मनोरी। अब वो अच्छा, हाँ एक मिनट, ऐसे भी ये सारे नाम लिख के पूछेगा ये क्या है, ये किसके प्रकार है, तो लिख देगा 4 ऑप्शन। तो ये नहीं पढ़े होंगे तो पता नहीं, तो पता चलेगा मुंबादेवी क्या है, इसे राष्ट्रीय उद्यान मत मार आना। अचरा, रत्नागिरी, देवगढ़, वेल्दूर, विक्रोली, वैतरना और मालवन। गुजरात में खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। कर्नाटका में दक्षिण कन्नड़, होन्नावर, कारवाड़, मंगलोर व प्रभाग और कुंडापुर। अलग से आपके सामने बिकरौली, श्रीवर्धन लिखा आ गया तो क्रिकेटर का नाम मत सोचना है ये, ठीक है। पश्चिम बंगाल सुंदरवन, वर्ल्ड फेमस। उड़ीसा सुवर्णरेखा, धामरा, कच्छ वनस्पति अनुवांशिक संस्थान केंद्र, चिल्का, भितरकनिका, महानदी, देवी कुडवा। इससे इस वाले टेबल से बाहर सवाल नहीं आएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका सवाल सही होने वाला है पेपर में। चलिए, भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्र, उनका विस्तार और उनके बारे में 1-2 शब्द कह देंगे हम। असम का क्षेत्र, ये ब्रह्मपुत्र से सुरमा घाटी तक है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र से सुरमा घाटी, इसमें सदाबहार जंगल और बीच बीच में घने बांसों, बैम्बू तथा लंबी घासों के झुरमुट हैं। सिंधु का मैदानी क्षेत्र, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान, ये क्षेत्र शुष्क व गर्म है, इसमें कटीले वन व झाड़ियां मिलती हैं। मालाबार क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है ये? प्रायद्वीपीय तट है ये,
प्रायद्वीपीय तट कौन सा होता है, समझ में तो आ रहा है। देखो एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक मैं आपको यहाँ पे चीजें नहीं बता सकती हूँ, समय का प्रतिबंध है मेरे ऊपर। मुझे आपकी सारी चीजें, लिस्टिंग का मतलब क्या है, लिस्टिंग का मतलब है आपको फटाफट से एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें कवर करवानी है। घने जंगलों के अलावा व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं, जैसे नारियल, कमर्शियल क्रॉप्स, नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफी, चाय, रबड़ और काजू। कहाँ, मालाबार में। अंडमान क्षेत्र में अंडमान द्वीप, इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय व अपलावी जंगलों की अधिकता है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, कश्मीर से कुमाऊं तक। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष जिन्हें कॉनिफर्स कहते हैं, व चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष। अल्पाइन क्षेत्र, शीतोष्ण ऊपरी सीमा, श्वेत देवदार, व्हाइट देवदार मिलता है यहाँ पे, श्वेत भोज वृक्ष, भोजपत्र जिसपे लिखा जाता था, जो हमारे इतिहास में काम आते थे, वह सदाबहार वृक्ष। पूर्वी हिमालय क्षेत्र, सिक्किम से पूर्व दार्जिलिंग, शीतोष्ण क्षेत्र, ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटी बेंत के जंगल पाए जाते हैं। कहाँ, सिक्किम से पूर्व दार्जिलिंग। गंगा का मैदानी क्षेत्र, कछारी मैदान है ये, इसमें गेहूं चावल गन्ने की खेती होती है, तो कोई बताने की बात है नहीं। दक्कन क्षेत्र, भारतीय प्रायद्वीप समग्र भूमि, इसमें पतझड़ वाले वृक्ष और कई तरह की जंगली झाड़ियां पाई जाती हैं। ये हमने भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्र यहाँ पे देख लिए हैं। पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हुए, बायोम। बायोम का प्रकार है, फिर अवस्थिति है, वहां की जलवायु है, मृदा है, मिट्टी है वहां की, और पादप व जंतु हैं, मतलब कुछ बचेगा नहीं इसके बाद। उष्ण कटिबंधीय बायोम विषुवत रेखा के पास पाए जाते हैं। वर्ष पर तापमान तथा 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पे। लेटराइट मृदा होती है, कम पोषक तत्व एवं उर्वरता होती है। सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पाई जाती है। ऑर्किड, फर्न, पादप सरीसृप, उभयचर जंतु, बंदर, छोटे स्तनधारी जंतु, बहुत कुछ है यहाँ पे। मॉनसूनी वन बायोम, ये मध्य अक्षांशों में है। ग्रीष्म एवं शीत ऋतुओं में स्पष्ट अंतर होता है मॉनसून पे, और 75 से 125 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। पोषक तत्व से समृद्ध होती है मृदा, यहाँ पे कमी है, यहाँ पे समृद्धि है। कठोर लकड़ी वाले वृक्ष, हार्डवुड, जैसे ओक, नीम, शीशम आदि। ये भी पूछ सकता है, कठोर लकड़ी वाले वृक्ष इनमें से कौन कौन से हैं, आपको नाम पता होने चाहिए। ओक, नीम, शीशम। भेड़िया, भालू, उभयचर जंतु, सर्प, पक्षी एवं कीट। मरुस्थलीय बायोम, मध्य अक्षांशों में 15 से 35 डिग्री, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में, जितने हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उसके वेस्टर्न पार्ट में, पश्चिमी भागों में अत्यधिक गर्म दिन होते हैं तथा ठंडी रातें होती हैं। 10 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। खनिज तत्वों से समृद्ध है। मृदा में अपघटकों की कमी होती है। कैक्टस, गुच्छेदार घास, झाड़ियां, कुछ पेड़ इधर उधर, छिपकली, ऊंट, सर्प, लोमड़ी, ये सब मिलता है। घास स्थल बायोम, मध्य अक्षांशों तथा महाद्वीपों के आंतरिक भाव में, मतलब कि अंदर की तरफ, शीत एवं उष्ण दोनों प्रकार तथा औसत 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य उच्च पोषकता से संपन्न होती है मृदा। अधिकांशत शाकीय वनस्पति होती है, छोटे पौधे होते हैं एवं कुछ पेड़ जल के निकट। प्रेरी डॉग्स प्रजाति की गिलहरी उत्तर अमेरिका में, लोमड़ी, सर्प, कीट, हाथी, शेर, जेब्रा, जिराफ अफ्रीका में, ये सब पाया जाता है। टैगा बायोम, मध्य व उच्च अक्षांशों में, अत्यंत शीत ऋतु, आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, वर्षा कितनी 50 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ये तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है ना। अम्लीय मृदा होती है, खनिज तत्वों की कमी होती है। वृक्षों में स्प्रूस, फर, पाइन, लार्च और बाकी के सदाबहार वृक्ष, कैरिबू, भालू, रोडेंट्स। रोडेंट्स क्या होते हैं? रोडेंट्स होते हैं ये माउस, चूहे जो होते हैं ना, वो। भेड़िया, रेंडियर, मिक, ये सब। और आपका टुंड्रा बायोम 60 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य, काफी थोड़ा ऊपर पहुंच गए ना। कठोर शीतयुक्त लंबी शीतल जलवायु होती है। छोटी एवं ठंडी ग्रीष्म ऋतु होती है। निम्न पोषण स्तर, सतत हिमाच्छादित सतह होती है, ठीक है, बर्फ से ढकी हुई। घास, मॉस, लाइकन आदि। पाइप तथा प्रवासी कैरिबू, आर्कटिक लोमड़ी, उल्लू, रोडेंट्स जंतु, जो मतलब बहुत ठंडी चीजों को बर्दाश्त कर सकते हैं ना, वैसे टाइप के जानवर वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। तो ये एक बार फिर से देख लेना, ये जरूरी है। बायोम हमने कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे भारत में संचालित कुछ प्रमुख पर्यावरणीय संरक्षण आंदोलन। स्टार बना लेते हैं 2-3, सवाल आना निश्चित। जंगल बचाओ आंदोलन, उद्देश्य था या फिर प्रारंभ कब हुआ? 1980 के दशक में। कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्या था, ये आ सकता है। कौन से क्षेत्र में था, ये आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो 1980 के दशक में था। ये अविभाजित बिहार के सिंहभूम जिले में था, जो कि अब झारखंड है। जंगल बचाओ आंदोलन को राजनीतिक लालच का खेल, अ ग्रीड गेम, पॉलिटिकल पॉपुलिज्म भी कहते हैं। डायरेक्ट यही पूछ लेगा किसको कहते हैं।
तो पता होना चाहिए आपको। अपिक्को आंदोलन, अपिक्को आंदोलन कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गले लगाना, बहुत जरूरी। उत्तर भारत में चिपको आंदोलन की प्रेरणा से दक्षिण भारत में अपिक्को आंदोलन वर्ष 1983 में कर्नाटका, जो चीजों पे लाल निशान है वो सबसे जरूरी है इसमें। प्रमुख नेता पांडुरंग हेगड़े, बहुत ही जरूरी। नेता का नाम, क्षेत्र का नाम, वर्ष का नाम बहुत जरूरी है। बलियापाल आंदोलन, यह आंदोलन 1986 में कहा, उड़ीसा के उत्तरी भाग में तथा बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित बलियापाल तथा भोगरा गांव में, जिला बालेश्वर था, वहां पे शुरू हुआ था। सरकार द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण रेंज, नेशनल टेस्टिंग रेंज की स्थापना की जा रही थी, उसके विरुद्ध में यह शुरू किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, कहा नर्मदा नदी पे क्या बनाया जा रहा था, सरदार सरोवर बहुउद्देशीय बांध परियोजना, उसको उसके दुष्परिणामों के विरोध में चलाया गया था। ये परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र की सम्मिलित परियोजना है। टिहरी आंदोलन, यह आंदोलन 1990 के दशक में प्रारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन टिहरी बांध के निर्माण को रोकना था, रोक नहीं पाया। इस आंदोलन के संचालन के लिए स्वतंत्रता सेनानी वीरेंद्र दत्त सकलानी ने टिहरी बांध विरोधी संघर्ष समिति की स्थापना की थी। किसने? स्वतंत्रता सेनानी वीरेंद्र दत्त सकलानी ने। सवाल यह भी आ सकता है, वीरेंद्र दत्त सकलानी का संबंध इनमें से कौन से आंदोलन या परियोजना से था, ऐसा भी आ सकता है। मैती आंदोलन 1994, उत्तराखंड के चमोली जिले में कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में प्रारंभ यह आंदोलन भारत के विभिन्न क्षेत्रों सहित विश्व स्तर पर भी ख्याति प्राप्त कर चुका है। वर्ष 1994 में कल्याण सिंह रावत ने विवाह में जूता चोरी परंपरा के स्थान पर दूल्हे द्वारा लड़की के मायके मतलब मैती में एक पौधा लगाने की परंपरा प्रारंभ की थी, जो उत्तराखंड में आज भी एक व्यापक स्तर पर प्रचलित परंपरा बन चुकी है। देखा क्या बेहतरीन परंपरा है। यह विचार एक आंदोलन के रूप में कनाडा, नॉर्वे, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, चीन आदि देशों में फैला, जहां ऐसी परंपराएं प्रारंभ की गई। ये तो याद रहेगा, जूता चुराई से मैती, लड़की का मायका, ऐसे करके याद रख लेना। बिश्नोई आंदोलन एवं खेजरली आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन 500 वर्ष पूर्व संत जाम्बेजी द्वारा राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। खेजरली आंदोलन वर्ष 1731 में खेजरली गांव में अजीत सिंह राजा थे के आदेश पर काटे जा रहे खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई एवं उनकी 3 पुत्रियों ने पेड़ों को गले लगाकर, उनसे चिपक गई थी वो, उसका विरोध किया था, परंतु अजीत सिंह ने 363 लोगों को वृक्ष के साथ कटवा दिया था। देखा। चिपको आंदोलन, यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में वर्ष 1970 में प्रारंभ किया गया, वनों की वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए था। चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट थे। बहुत जरूरी वर्ष, बहुत जरूरी। साइलेंट वैली आंदोलन केरल के पलक्कड़ जिले में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु 1973 में शुरू हुआ था। मैंने क्या बताया है, साल याद रखना है, नेता का नाम याद रखना है, संबंधित व्यक्ति, नेता जो भी, और उद्देश्य तो खैर सबका ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आपको और कहाँ जहां पे ऐसे सेंटेंस दिया हुआ है या कन्नड़ भाषा का शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है, नेता का नाम, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, ये ध्यान रखनी है जरूर से। ठीक है, चलिए अब पर्यावरण से संबंधित कुछ पुरस्कार देख लेते हैं। सब कुछ यहीं आपका पूरा हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। राइट लिवलीहुड, ठीक है, राइट, ये वाला राइट। संबंधित तथ्य, राइट लिवलीहुड सोसाइटी कहाँ की है? लंदन की। द्वारा पर्यावरणीय एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। $2.8 लाख। कितने हो गए भाई ये, बताओ जरा। राशि वाला ये पुरस्कार 1980 में प्रदान किया जाता है, मतलब। गोल्डमैन पुरस्कार, एक तो यही याद रखना, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इनमें से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण से संबंधित नहीं है, तो 4-5 इनमें से लिख देगा, एक कुछ और लिख देगा। तो गोल्डमैन पुरस्कार देख लो। 1989 गोल्डमैन फाउंडेशन यूएसए द्वारा पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। गोल्डमैन पुरस्कार $3 लाख राशि, बताओ बहुत पैसा दे रहे हैं। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार, ग्लोबल 500 पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा पर्यावरण रक्षा एवं सुधार के क्षेत्र में विलक्षण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। गोल्डन पांडा पुरस्कार, इसको वन्यजीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह द्वारा प्रदान किया जाता है। वैनिशिंग जाइंट्स, ये नाम है डॉक्यूमेंट्री पिक्चर का, वन्यजीवों पर आधारित है। गोल्डन पांडा पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, बहुत जरूरी। गोल्डन पांडा, ग्रीन ऑस्कर। जीडी बिरला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जीडी बिरला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बिरला फाउंडेशन द्वारा भारतीय संस्कृति व ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं चिकित्सकीय देखभाल के लिए प्रदान किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है।
संस्कृति व ग्रामीण क्षेत्रों में। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ये उल्लेखनीय योगदान करने वाले संगठन या व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष हर साल दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। 5 लाख रुपए दी जाते हैं, एक रजत ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। ये पुरस्कार 1987 से शुरू किया गया था। महावृक्ष पुरस्कार, ये 93-94 से राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड ने शुरू किया था। 25,000 रुपए देते हैं इसमें, एक प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार, ये अमेरिका के जॉर्ज मेसन विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश शुक्ला को अप्रैल 2008 में वॉशिंगटन डीसी में 52वां IMO पुरस्कार दिया गया था। अगर कोई भी लेटेस्ट इसमें अपडेट होगी तो आपको करंट अफेयर में करा दी गई होगी या करा दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा दिए जाने वाला मौसम विज्ञान से संबंधित ये सर्वोच्च पुरस्कार है। मौसम से रिलेटेड सबसे ऊपर वाला पुरस्कार है ये। डॉक्टर शुक्ला का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मिंडा नामक गांव में हुआ था। राजीव गांधी वन जीवन संरक्षण पुरस्कार, ये जो है ये देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, हमारे देश का। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए, पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सासाकावा पुरस्कार, ये यूनेप क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसको प्रदान करता है। सासाकावा पुरस्कार पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योगदान करने वाले व्यक्ति तथा संस्था को प्रदान किया जाता है। व्यक्ति और संस्था दोनों हैं इसमें। 1994 में ये MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। अमृता देवी बिश्नोई वन्य संरक्षण पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति साहस और अनुकरणीय योगदान प्रदर्शित करता है। ये पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए नगद की राशि प्रदान की जाती है। एस्टन पुरस्कार, ग्रीन ऑस्कर, ठीक है, एस्टन पुरस्कार, ये जियोग्राफिकल सोसाइटी जो है लंदन की ने ऊर्जा क्षेत्र में पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल हेतु भारत की 3 कंपनियों, कर्नाटका की सेल्को लाइट प्राइवेट लिमिटेड, केरल की बायोटेक कंपनी एवं कर्नाटका की SKG संघ 2007 में के एस्टन पुरस्कार से 21 जून 2007 को सम्मानित किया गया था। मतलब ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या एस्टन सम्मान से कोई सम्मानित है, ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आप इसका ये यहां से ये काट लीजिए, ग्रीन ऑस्कर काट लीजिए। ग्रीन ऑस्कर तो हम ऊपर देख चुके हैं ना, क्योंकि कमेंट जरूर आएगा। ये काट लीजिए। पहला विश्व कृषि पुरस्कार, बहुत जरूरी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 26 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को पहला विश्व कृषि पुरस्कार प्रदान किया गया था। विश्व कृषि पुरस्कार की शुरुआत भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद ने की थी। ये जरूरी है फैक्ट, MS स्वामीनाथन नाम आपको याद रखना है। बाकी सारे जरूरी पुरस्कार यहाँ पे आपको पूरे करा दिए गए हैं, इससे बाहर नहीं आएगा सवाल। बाकी जो करंट अफेयर है वो तो फॉलो करना ही है आपको, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद, उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है और उनके योगदान दिए हुए हैं। तो नाम देखो, सबसे पहले जादव पायेंग, ये भारत के वन पुरुष, रट लो, जितनी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है वो याद कर लो अच्छे से। भारत के वन पुरुष हैं ये, असम राज्य से हैं ये। एक पर्यावरणविद के रूप में इनका जो योगदान है वो 550 हेक्टेयर लंबे मानव निर्मित वन का सृजन करना है। सोचो, इन्होंने वन बनाया था खुद। सलीम अली, ये बर्डमैन ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, बर्डमैन ऑफ इंडिया। ये एक प्रकृतिवादी और पक्षी विज्ञानी थे। एक पर्यावरणविद के रूप में इनका योगदान, भारत में पक्षियों का व्यवस्थित सर्वेक्षण इन्होंने ही कराया था। इनकी आत्मकथा है फॉल ऑफ अ स्पैरो, पढ़ी हो किसी ने, बहुत प्रशंसा मिली थी और उन सभी व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो खुद को प्रकृतिवादी मानते हैं। तो अब आप देख लीजिए आप हैं क्या प्रकृतिवादी या नहीं। अब मत पढ़िएगा, पर अभी आपको सिर्फ लिस्टिंग पढ़नी है। राजेंद्र सिंह, इनको भारत के जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत कुशल जल प्रबंधन और संचयन के रक्षा की दिशा में व्यापक काम इन्होंने किया है। मेधा पाटकर, सबने सुना होगा ये नाम, ये बहुत प्रसिद्ध पर्यावरणवादियों में से एक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था और इनके काम से ने भारतीय पर्यावरण प्रक्रियाओं को परिवर्तित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किंकरी देवी, ये एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता और पर्यावरणविद हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य से अवैध उत्खनन और खनन के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। भारतीय पर्यावरण में उनके उल्लेखनीय योगदान में ने उन्हें 1999 में स्त्री शक्ति पुरस्कार जीतने और बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भाग लेने में सक्षम बनाया था। महेश चंद्र मेहता,
एमसी मेहता ने औद्योगिक प्रदूषण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो गंगा और ताजमहल को खराब कर रहा था। 1984 में जब उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की, तब से उन्हें ग्रीन एडवोकेट महेश चंद्र मेहता ग्रीन एडवोकेट की उपाधि मिली। इसी के साथ स्नातक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के विषय की शुरुआत की गई थी। देखो कितना जरूरी इन्होंने काम किया था। एमएस स्वामीनाथन, भारत की हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने कृषि अनुसंधान और पादप अनुवांशिकी पर काम किया। उनके काम ने गेहूं की फसलों में एक उच्च प्रौद्योगिकी आविष्कार का उत्पादन किया, जिसने भारत हरित क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। रविंद्र कुमार सिन्हा, ये इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय जीव विज्ञानी और पर्यावरणविद हैं। ये एक अग्रणी शोधकर्ता और वन्यजीव संरक्षणवादी हैं जो गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किए गए अपने प्रयासों के लिए प्रसिद्ध हैं। रविंद्र कुमार सिन्हा, गंगा डॉल्फिन। इन्हें भारत का डॉल्फिन मैन भी कहा जाता है। अब आप सारे मैन देख लीजिए कौन कौन से आपने पढ़े हैं, मिलान करना पूछ सकता है। प्रोफेसर रामदेव मिश्र, ये भारत के पर्यावरणवादी और वनस्पति शास्त्री हैं। वे भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। मोटा करो इसको। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉ, ये अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे। दुनिया भर में उन्होंने पहलों की शुरुआत की जिससे कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति कहा गया। इनको अक्सर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। कैलाश सांखला, ये एक भारतीय जीव विज्ञानी और संरक्षणवादी थे। सांखला ने 1973 में भारत में स्थापित एक संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर के पहले निदेशक थे। आपने अभी ऊपर देखा है ये सब कुछ। इन्हें क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। आप देख लो, टाइगर मैन, डॉल्फिन मैन, कहाँ है डॉल्फिन मैन? ये रे डॉल्फिन, ये रे भारत के डॉल्फिन मैन, फिर पारिस्थितिकी के जनक और ग्रीन एडवोकेट, फिर हैं नर्मदा बचाओ, ये भारत के जल पुरुष, बर्ड मैन ऑफ इंडिया और भारत के वन पुरुष। सारे याद रखना कौन कौन है। और 1992 में इन्हें पद्मश्री और 2013 में राजस्थान रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, बहुत जरूरी हैं। चलिए, भारत के कुछ प्रमुख पवित्र उपवन, कुछ सेक्रेड ग्रोव, इनको इंग्लिश में सेक्रेड ग्रोव कहते हैं, इनकी पूजा की जाती है, इनको इतना पवित्र माना जाता है। तो उपवन और राज्य, नाम और राज्य याद रखने हैं आपको। पवित्र वन याद रखना, आंध्र प्रदेश। सरना बिहार, गुम्पावन अरुणाचल प्रदेश, देवराय पन्ना गोवा, सरना झारखंड, सरना बिहार, सरना झारखंड, देवराय देवगुड़ी महाराष्ट्र, गमखाप और मोहाक मणिपुर। अब ये गम और मोहा ऐसे करके याद कर लो, मणिपुर। देवारा कर्नाटका, देवराय गोवा, देवारा कर्नाटका। झोरा ठाकुरामा उड़ीसा, कोविलकाडू पुडुचेरी, स्वामी शोला काइलकाडू तमिलनाडु। गरमथान हरिथान, थान थान करके याद कर लो, पश्चिम बंगाल। ओरांस वेनिस शामला देह कैनक्रिस राजस्थान। कीला लिंगधो लॉकिंगटोंग्स मेघालय। काउस सराकाबू केरल और शिफिन हिमाचल प्रदेश। 2-3 बार पढ़ने पड़ेंगे तब याद होंगे, ये ऐसे नहीं याद होंगे कि मतलब एक बार पढ़ा और याद हो गया। देख लो इसे पॉज करके और 1-2 बार सुन लो, याद हो जाएंगे, पहचान लोगे, इतना हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशन याद होने चाहिए, 8 के 8। और मंत्रालय कौन सा संबंधित है वो? राष्ट्रीय जल मिशन 2011 जल शक्ति मंत्रालय। राष्ट्रीय हिमालय पारितंत्र परिरक्षण मिशन 2010 विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये वो नहीं है, पर्यावरण वाला नहीं है ये। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन 2008 का है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कितने हो गए विज्ञान व प्रौद्योगिकी के? 2, ये देख लो। जल का 1 है अब तक। राष्ट्रीय सौर मिशन 2010 नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन 2010 का ऊर्जा मंत्रालय। राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन 2010 का ग्रामीण विकास मंत्रालय, सबसे जरूरी, दिमाग में आएगा नहीं कि ग्रामीण विकास भी यहाँ कुछ करेगा। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन 2014 पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एक ही है बस इससे संबंधित। और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2014-15 कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। मंत्रालय जरूर याद रखना, इसमें काफी कंफ्यूजन हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, बहुत जरूरी। वनस्पतियों से मिलने वाली औषधियां, सीधा का सीधा सवाल आएगा गोली की तरह। औषधि क्या है? कैफीन। किस में मिलती है? चाय और कॉफी में। ये एक मनोस्फूर्तिदायक है तथा साइकोएक्टिव सब्सटेंस है। ये मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला है, उत्तेजक औषधि है, ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, स्टिमुलेंट होता है ये। टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियम जीवाणुनाशक है। पेनिसिलिन कवक जीवाणुनाशक तथा जीवाणुरोधी है। पपेन पपीते में मिलता है, अत्यधिक पाचक, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं इसमें। जब कहते हैं पेट खराब होता है पपीता खाओ,
मॉर्फिन पोस्ता से मिलता है, पीड़ाहारी दर्द निवारक। मेंथॉल मेंथा से मिलता है, भारी त्वचा पर लगाने से दर्द कम करता है। एंट्रोपिन बेलाडोना से मिलता है, दर्द निवारक है। क्विनैन सिनकोना से मिलता है, सिनकोना की छाल से मलेरिया ज्वर में काम आता है। कोकेन कोको से मिलता है, पीड़ाहारी तथा संवेदनहारी है। हाइड्रोक्सी क्लोरीन सिनकोना पेड़ की छाल से मिलता है ये भी, और ये एक मलेरिया रोधी है, ये भी सेम क्विनैन भी। याद रहेंगी ये चीजें, यहां से सवाल बनना है निश्चित रूप से। आगे बढ़ते हुए और मेरे हिसाब से चेहरे पे और बड़ी मुस्कान के साथ चलिए। पर्यावरण की कुछ संस्थाएं हैं, पर्यावरण संबंधित और संगठन हैं। अक्सर मुख्यालय पूछ लेता है, कहाँ पे कितने सदस्य हैं, स्थापना वर्ष खासकर, तो ये सारे यहाँ पे कवर्ड हैं। इसके बाद आपके पेपर में नहीं पूछेगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापना कब हुई? 1972 में। मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केनिया। सबसे इंपॉर्टेंट है मुख्यालय याद रखना। सदस्य फिर भी आप याद रखें ना रखें, मुख्यालय जरूर याद रखिएगा। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट 1974, मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी। ये जो संस्था है ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड नामक रिपोर्ट जारी करती है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड, जो लगभग 3 दर्जन भाषाओं में है और 40 वैश्विक भागीदारी देशों के लिए प्रकाशित की जाती है। IUCN सबसे जरूरी, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षक संघ, अक्टूबर 1948। कालानुक्रमिक क्रम में भी व्यवस्थित करने के लिए आ सकता है। मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, 1300 करीब मेंबर्स हैं। ग्रीन पीस स्थापना 1971, एम्स्टरडैम में मुख्यालय है, नीदरलैंड्स। और इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि संख्या क्या है देशों की, पर फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए सामने लिखा है। वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1973, जेनीवा स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय। 13 है और इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। सबसे जरूरी बात, वेटलैंड्स इंटरनेशनल स्थापना 1995, मुख्यालय है वेनेजिनन, नीदरलैंड्स। वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय, ये आपका 1979 का है, बॉन, जर्मनी में इसका मुख्यालय है। 313 सदस्य हैं। रॉटरडम कन्वेंशन स्थापना 1998, रॉटरडम नीदरलैंड्स में मुख्यालय है। 157 इसमें सदस्य हैं। विश्व वन्य जीवीय कोष 1961, अब तक में सबसे पुराना, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, और इसका ध्येय वाक्य है फॉर अ लिविंग प्लैनेट। 100 सदस्य हैं। बेसल कन्वेंशन 1989, एक और देखा था क्या आपने 1989 का? सेम वाले आप याद कर सकते हो, पर सेम इसमें कुछ है नहीं, पर आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कौन सा पहले का है, फिर बाद का है, फिर कौन सा है। मुख्यालय है इसका बेसल, जगह है कहां पे? स्विट्जरलैंड में। 185 सदस्य हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001, मुख्यालय है स्टॉकहोम, स्वीडन में। 152 सदस्य हैं। ट्रैफिक वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क 1976, 1976, कैम्ब्रिज यूके में इसका मुख्यालय है। 121 सदस्य हैं। सारे जरूरी पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन हमने यहाँ पे पूरे कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी, इससे जुड़े कानून, नीतिगत दस्तावेज और उनसे संबंधित कानून। राष्ट्रीय वन नीति 1988, पर पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, संरक्षण रणनीति और नीतिगत वक्तव्य 1992, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय पर्यावरण कार्य योजना 1994, जैव विविधता अधिनियम 2002, वन्यजीव संरक्षण नीति 2002, खाद्य सुरक्षा और मानदंड अधिनियम 2006, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006, वो ये भी पूछ सकता है कब आई थी पहले, तो आप ऐसे भी याद रखिएगा इसको। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्थापना का वर्ष बहुत पूछता है। अब कुछ जो जरूरी हैं वो देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, अब ये सबसे ज्यादा जरूरी अधिनियम है। भारत सरकार ने 1972 में इसे उद्देश्य से पारित किया था कि वन्य जीव जो हैं उनके अवैध शिकार, इलीगल जो हंटिंग होती थी, तथा उनके हाड़, मांस और खाल के व्यापार पे रोक लगाई जा सके। फिर 2003 में इसको संशोधित किया गया। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित सही विकल्प का चुनाव कीजिए। वो बोलेगा इसमें अब तक कोई संशोधन नहीं किया गया है, तो आपका जवाब क्या होगा? गलत हो जाएगा ना वो वाला वाक्य। और इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 रखा गया, जिसमें इसके तहत कठोर दंड तथा जुर्माने का प्रावधान है।
अब 72 से पहले क्या था, भारत के पास केवल 5 नामित राष्ट्रीय पार्क थे। अब अभी आपने पढ़े कितने हैं। अन्य सुधारों के अलावा अधिनियम संरक्षित पौधे और पशु प्रजातियों के अनुसूचियों की स्थापना तथा प्रजातियों की कटाई व शिकार के मोटे तौर पर गैरकानूनी करता था। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण प्रदान करता है। वो बोलेगा इसमें जंगली जानवर नहीं आते, पक्षी नहीं आते या पौधे नहीं आते। चलो, तो ऐसे भी याद रखना। डायरेक्ट सवाल आ सकता है, कुल अनुसूचियां कितनी हैं? 6 याद रखिएगा, जो अलग अलग तरह से वन्य जीवन को सुरक्षा प्रदान करती हैं। देख लीजिए, 1 और 2 इसमें पूर्ण सुरक्षा है, कंप्लीट प्रोटेक्शन है। इसका उल्लंघन करने पर कम से कम 3 वर्ष का तो कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। पढ़ा था अभी ऊपर, टर्टल है, इसमें एलिफेंट है, ऊपर देखा था ना। 3 और 4 इसमें हानि पहुंचाने पर अपेक्षाकृत कम सजा है, लेकिन प्रावधान है सजा का। 5 में जीवों को वर्मिन कौन होते हैं? चूहा, गिलहरी, कौवा, ये सब जो नुकसान पहुंचाते हैं खेतों को, फसलों को। और 6 में इसमें पौधों की खेती एवं रोपण पर प्रतिबंध है। आप मुझे ये चीज बताएंगे कि अनुसूची 6 में कौन कौन से पौधे आते हैं? ये सवाल है आपके लिए। वन्य जीव संरक्षण एवं अन्य पर्यावरण संरक्षण कानून। वन्य जीव वर्ग में वे सभी जीव आते हैं जो गैर पालतू हैं, तो पता है आपको। वन्य जीव सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए कई नियम कानून हैं जो आप एक बार नजर मारेंगे सरसरी। मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1873, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, सुखाचार अधिनियम 82, वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन 1887, बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट, देखिए कितना पुराना है ये कितना पुराना है। अंग्रेज बनाते थे एक्ट। असम राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954, और पहले तो वो बहुत होता था शिकार। सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ 1952, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सबसे तो आप देख चुके हैं। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, ये भी आप देख चुके हैं। ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1979 और वन अधिकार अधिनियम 2006। अब हम देखेंगे वन महोत्सव। क्या होता है वन महोत्सव? 1950 में कृषि मंत्री थे के.एम. मुंशी। इन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाओ, ठीक है, सब बहुत पेड़ लगाओ। आज भी होती है ये बात, किया भी जाता है ये काम, जिसका नाम वन महोत्सव रखा गया। लेकिन इसकी शुरुआत यहां से हुई थी। अब ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हर वर्ष मनाया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। इसका क्या है लक्ष्य? मानव द्वारा लगाए गए वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना, उनका एरिया बढ़ाना और जनता में वृक्षारोपण की आदत पैदा करना, ठीक है। अब राष्ट्रीय वन नीति। अब स्वतंत्रता से पहले 1855 में पेगू के वन अधीक्षक थे कौन? डॉक्टर क्लीवलैंड, या नाम याद रखना। इनकी सिफारिश हुई, उस पे भारतीय वानिकी चार्टर की उद्घोषणा कर दी गई। सबसे पहला ये प्रयास था। फिर 1864 में डेट्रिच बैडरिस की नियुक्ति भारत में पहले महावन निरीक्षक के पद पे की गई थी। डायरेक्ट पूछेगा नाम। फिर इन्हें भारतीय वानिकी का पिता कहा जाता है, किसे? डेट्रिच ब्रैडिस। 78 में पारित व्यापक वन अधिनियम में वनों को आरक्षित वन, संरक्षित वन, ग्रामीण वन, इन सब वर्गों में बांटा गया। कितने वर्ग हो गए? ये 3 वर्ग हो गए। अब पहली वन नीति कब आई? 1894 में। पूछेगा, इसमें डॉक्टर वोलकर की सिफारिश थी। स्वतंत्र भारत की पहली है, देखो, भारत की पहली और स्वतंत्र भारत की पहली 1894 याद रखना, और स्वतंत्र भारत की पहली 12 मई 1992, पूरा याद रखना। फिर 7 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग भी है। एक आधों को तो यही नहीं पता होगा। उसका भी गठन किया गया, उसकी अधिसूचना जारी की गई, ठीक है। तो अब 1988 की नई राष्ट्रीय वन नीति देख लेंगे। अब इसमें क्या है? इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत ही सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जो जनजातियां हैं उनको इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा, भोजन, ये सब उपलब्ध कराना, क्योंकि कुछ जनजातियां ऐसी हैं आज भी जो वनों पर ही निर्भर हैं। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवांशिक पूल का संरक्षण करना। पूल का मतलब समझते हैं? जो कंप्लीट क्वांटिटी है, जो कंप्लीट नंबर है उसका। देश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल में 1/3 भाग पर 1/3 वन रोपण करना। इस वन नीति का सबसे जरूरी तथ्य यही है, ठीक। चेहरा हंस रहा है या रो रहा है? बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संस्थाएं देखेंगे अब कुछ, बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, ये जो है, ये 72 वाला जो अभी आपने देखा था, सबसे इंपॉर्टेंट वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसके अंतर्गत गठित एक संविधिक
संविधिक संगठन है जो देश में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु नीति तैयार करता है तथा केंद्र सरकार को संबंधित मामलों में सलाह भी देता है। इस बोर्ड की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। सबसे जरूरी बात, 47 सदस्य होते हैं। इसका उपाध्यक्ष होता है पर्यावरण मंत्री। यहीं पे खेलेगा वो आपसे, इनको इंटरचेंज कर देगा। ध्यान रखना, हमें धोखा नहीं खाना है। मैडम ने कहा था धोखा नहीं खाना है। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड पे प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष मोदी जी बैठते हैं। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो भारत में वन्य जीवों से संबंधित संगठित अपराधों पर रोक लगाने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये इसका गठन किया गया है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कहाँ कहाँ? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और जबलपुर। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई सब गैस कर लेंगे, जबलपुर मुश्किल है थोड़ा सा, ध्यान रखना। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, इसकी जो स्थापना की गई थी वो पशुओं के कल्याण से संबंधित विधियों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत वर्ष 1962 में की गई थी। ईयर इसका है 1962। इसका मुख्यालय चेन्नई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्रीमती रुक्मणी अरुंडेल इसकी संस्थापक तथा 25 वर्षों तक बोर्ड की संचालक रही थी। इससे क्वेश्चन आएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी संस्थान सर्वेक्षण संस्थान, ये एक ऐसी संस्था है जिसे देश के पादप संस्थानों की पहचान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1890 में स्थापित किया गया था। ठीक है, कौन सी संस्था है ये एक सर्वेक्षण संस्था है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे। अब पादप अनुवांशिक संस्थान पौधों के भीतर परिवर्तनशीलता का वर्णन करते हैं। पादप का मतलब क्या होता है? प्लांट रिलेटेड। ठीक है, मतलब हिंदी मीडियम का है ये, लेकिन आपको मैं आम बोलचाल की भाषा में बता रही हूं। जिनको नहीं पता, जो प्योर हिंदी में पढ़ रहे हैं वो तो फिर पढ़ ही लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इसे 1916 में स्थापित किया था और इन दोनों संस्थाओं का मुख्यालय कहां पे है? वनस्पति वाली का भी, और ये आपको पता चल रहा है ये क्या है? ये वो हैं आपके जूलॉजिकल सर्वे, और वो इनका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में, दोनों का। और दोनों के अनेक क्षेत्रीय केंद्र में, तो क्षेत्रीय केंद्र बहुत सारे हैं तो वो नहीं पूछेगा। इतनी बात हो गई, आगे बढ़ेंगे। अब कुछ पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य वन लाइनर हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, आने भी आने की संभावना है। उनको यहाँ पे हमने इकट्ठा किया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी? चार्ल्स आल्टन, 1927। साल याद कर सकते हैं आप। आहार श्रृंखला जितनी छोटी होगी उपलब्ध ऊर्जा कितनी होगी? उतनी ज्यादा होगी। जितनी लंबी होगी उतनी कम होगी, क्योंकि जितनी उपलब्ध ऊर्जा होती है वो ऊपर बढ़ते 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 कम होती चली जाती है। 10% लॉ पढ़ा है ना आपने। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है 30 डिग्री पे, सबसे इंपॉर्टेंट। भारत में मैंग्रोव वन, ज्वारीय वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन तीनों का संयोजन कहां मिलता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत में कुल वनों का सर्वाधिक विस्तार उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का है, ये आप याद रखेंगे। कृषि विस्तार की तीव्र गति को देखते हुए घास क्षेत्र बायोम को कहा जाता है भविष्य का भंडार। जलीय सतह पर फैले तेल को कहते हैं ऑयल सिल्क। भारतीय वनस्पतियों के लिए रेड डेटा बुक प्रकाशित किया जाता है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। अभी आप ऊपर देख के आए हैं, कोलकाता मुख्यालय। तृतीय राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना की अवधि है 2017 से 31, याद रखना है क्योंकि चल रही है। तृतीय राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को पहली बार जारी किया गया था 1982 में, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना। इंदिरा गांधी वन्य अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? टॉप स्लिप। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में 2 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, बांदीपुर और नागरहोली। तो ऊपर देख क्या है वो शुरू में। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लेह। मैंने आपसे कहा भी था कमेंट करके बताना, उसमें से देख के, क्षेत्रफल देख के, लेकिन देखो सब कुछ तो हम कवर करा ही रहे हैं आपको। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान द्वीप समूह। भारत का ओशियानिक नेशनल पार्क कहाँ है? कच्छ, गुजरात में। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान आप पढ़ चुके हैं, 12 कब होंगे, 11 कब होंगे, पूरा आपको नोट पढ़ाया गया ऊपर। सामाजिक विकास पर प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन में। कौन से सन में हुआ था ये आप मुझे बताएंगे। विश्व बैंक द्वारा विकसित हरित सूचकांक के 3 अंग हैं, कौन कौन से? उत्पादित संपत्ति, प्रकृति संपदा और मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स भी आता है इसमें, याद रखिएगा। नगरीकरण
के कारण सतह का एल्बिडो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एल्बिडो क्या होता है बताइए? जो सूरज की किरणें धरती की सतह पर आ रही हैं वो कितनी वापस जा रही हैं उसको कहते हैं एल्बिडो। तो जब नगरीकरण होगा तो सूरज की किरणें ज्यादा सोख ली जाएंगी, वापस नहीं होंगी रिफ्लेक्ट, तो एल्बिडो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। खुले एरिया, सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका होता है, बर्फ का। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रथम बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2011-12 में प्रकाशित हुए आर्थिक सर्वेक्षण में। आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लिया, नहीं पढ़ा? विश्व का पहला बाघ बचाओ सम्मेलन नवंबर 2010 में हुआ था, कहां पे, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। गंगा बाढ़ आयोग की स्थापना 1978 में हुई, कहां, पटना में। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई, 1980, दिल्ली में। जेट्रोफा के जिस भाग से बायोफ्यूल मिलता है, जेट्रोफा समझते हैं, बायोफ्यूल समझते हैं, वो किससे मिलता है, बीजों से। एंडोसल्फान क्या है, कीटनाशी है। चमगादड़ को कहते हैं प्रकृति का रेडार। दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है, प्रसिद्ध है। अब तक तो याद हो गया होगा, रट गया होगा अब तक तो, ये क्या बताऊं इसमें। विक्रमशिला उद्यान भागलपुर बिहार में स्थित है, जो प्रसिद्ध है, पता आपको, नदी डॉल्फिन के लिए। केलामेरू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो प्रसिद्ध है पेलिकन और समुद्री पक्षियों के लिए। ठीक है, याद रहेंगे ये इंपॉर्टेंट तथ्य, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या डायरेक्ट पता होनी चाहिए, 40। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, जीव, ये आपका एक्ट में अनुसूची कितनी है, 6 पढ़ाई थी अभी ऊपर। ये कुछ फिगर डायरेक्ट याद होनी चाहिए। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किसमें है, सब पता होना चाहिए। भारत का 40वां देख लो पहले। कच्छ का रण गुजरात में स्थित हड़प्पा काल के स्थल के रूप में विख्यात धौलावीरा को, धौलावीरा पढ़ा है। 27 जुलाई 2021 को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको मान्यता मिली थी, और भारत में ने जनवरी 2020 में धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन नगर से विश्व धरोहर स्थल तक शीर्षक से अपना नामांकन जमा किया था। ये जो स्थल है 2014 से यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल था। हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा दक्षिण एशिया में संरक्षित प्रमुख नगर जीवन स्थलों में से एक है, जिसका इतिहास 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक का है। अब आप देखेंगे 39वां विश्व धरोहर स्थल, 39th, ये कौन सा हुआ, तेलंगाना के वारंगल के पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, रमप्पा टेम्पल। ये भी जुलाई में ही हुआ था। रमप्पा मंदिर के बारे में देख लो। अब तक की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि में तेलंगाना राज्य में वारंगल के पास मुलुगु जिले के पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रमप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में अंकित किया गया। ये जो समिति का कौन सा सत्र था, 44वां, ये ध्यान रखना। और ये जो है 13वीं शताब्दी का अभियंत्रिकीय चमत्कार है, जिसका नाम इसके वास्तुकार रमप्पा के नाम पे रखा गया है, 13वीं शताब्दी का है। इस मंदिर को सरकार द्वारा 2019 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में एकमात्र नामांकन के लिए प्रस्तावित किया गया था। ये असल में बिल्कुल लेटेस्ट है, इसलिए यहाँ पे अलग से लिख दिए, अभी सारे भी बताए जाएंगे आपको। अब 40 के 40 पढ़ेंगे, पता होने चाहिए, राज्य बहुत जरूरी है पता होने। कुछ हैं कल्चरल साइट्स जो किसके संरक्षण में आती हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं। कौन कौन सी, आगरे का किला, बताऊं कहां पे है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, ताजमहल उत्तर प्रदेश, महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा, गोवा के गिरिजाघर और कॉन्वेंट। कल्चरल साइट्स पढ़ रहे हैं आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर, याद दिला रही हूं। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, हम्पी के स्मारक कर्नाटका, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र, तंजावुर में गंगाईकोंड चोलपुरम और दरसुरम के प्रसिद्ध चोल मंदिर तमिलनाडु, पट्टडकल के स्मारक कर्नाटक, सांची के बौद्ध स्मारक एमपी, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा दिल्ली में कुतुब मीनार और उससे जुड़े स्मारक दिल्ली, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स मध्य प्रदेश, चंपानेर पावगढ़ पुरातात्विक पार्क गुजरात, लाल किला परिसर दिल्ली, राजस्थान के पर्वतीय किले, इसमें कुंभलगढ़, जैसलमेर और रणथंबोर, अंबेर और गागरोन के किले राजस्थान के राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित हैं। राजस्थान, रतन की वाव, रानी का स्टेपवेल, ठीक है, पाटन गुजरात में, बिहार में नालंदा महावीर नालंदा विश्वविद्यालय के पुरातात्विक स्थल, ये कहां, बिहार में। 22 याद हो जाएंगे।
जगह का नाम, बस राज्य याद रखने हैं। अब रेलवे, रेल मंत्रालय द्वारा संरक्षित कितने हैं? बस 2 हैं। भारत की पर्वतीय रेल दार्जिलिंग 1999 और नीलगिरी 2005, कालका शिमला पश्चिम बंगाल तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। सबसे इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस था, महाराष्ट्र में। अब बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा संरक्षित भी है एक, कौन सा होगा? बोधगया में मां बोधि मंदिर परिसर, बिहार में। राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग और संग्रहालयों द्वारा संरक्षित जंतर मंतर है जयपुर का। चंडीगढ़ प्रशासन के भी उसमें संरक्षण में आता है। ली कबूजियर की वस्तुकला आधुनिक स्मारकों में एक उत्कृष्ट योगदान, चंडीगढ़ में है। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा संरक्षित, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर अपने आप में, गुजरात। प्रोटेक्शन किसमें? बॉम्बे नगर निगम महाराष्ट्र द्वारा संरक्षित, मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल, महाराष्ट्र सरकार। और आपका जयपुर नगर निगम के द्वारा संरक्षित कौन है? जयपुर सिटी, राजस्थान। 30 हो गए। अब आप कुछ प्राकृतिक स्थल देखेंगे। वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इनको देखता है। कहां कहां? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, ये सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट यही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, एक मिनट, चलिए, नंदा देवी और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, नंदा देवी और फूलों की घाटी उत्तराखंड, पश्चिमी घाट कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। अब एक मिश्रित स्थल भी है, इंपॉर्टेंट होगा वो जब एक है और मिश्रित है। वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संरक्षित, पूछ सकता है कौन किसके अंडर आता है, ध्यान रखना, इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पे। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम में है, और जो 2 हैं आप देख चुके हैं, रुद्रेश्वर मंदिर रमप्पा तेलंगाना के वारंगल के पालमपेट में, और कच्छ का रण गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन स्थित धोलावीरा से संबंधित भारतीय नामांकन, गुजरात। हो गए सारे? ध्यान रहेंगे या भूल जाओगे? ध्यान रखना भाई। अब भारतीय उत्सर्जन मानक, कौन से? एमिशन नॉर्म्स। मानक का नाम, समय और क्षेत्र, ठीक है। भारत स्टेज 1, इसका नाम क्या है? यूरो 1। समय था 2001 से 2 और क्षेत्र है ये नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे। भारत स्टेज 2, यूरो 2 कहते थे, 3 से 4, फिर 4 से 5, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और 13 शहर राष्ट्रीय स्तर पर। भारत स्टेज 3, यूरो 3 कहते थे, 4, 5 से फिर 10, फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और 13 शहर और थे। भारत स्टेज 4, यूरो 4 है 2012 में, ये राष्ट्रीय स्तर पर है। भारत स्टेज 5, यूरो 5 2017 राष्ट्रीय स्तर पर। भारत स्टेज 6, यूरो 6 1 अप्रैल 2020 राष्ट्रीय स्तर, ये भी नेशनल लेवल पे। आप मुझे बताएंगे हमने से इनमें से एक मानक छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था, वो कौन सा था? ठीक है, बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे? कमेंट करके बताइए। चलिए, ये आपको पता होगा, जो हवा का आउटपुट होता है उसमें कितने प्रदूषक हैं उसको ये कंट्रोल करता है मोटर व्हीकल्स में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आप, और कौन फॉर्मुलेट करता है इसको, कौन बनाता है? राष्ट्र सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार। अब आप देखेंगे कुछ पर्यावरणीय प्रमुख संस्थान, नीरी, इसका आप मेरे को फुल फॉर्म बताएंगे। नागपुर महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। केंद्रीय पक्षी शोधन संस्थान इज्जत नगर बरेली, ये भी बहुत पूछता है। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय चेन्नई तमिलनाडु में है। भारत का सबसे विशाल मछली घर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता का है। सबसे विशाल पक्षी उद्यान यह है भरतपुर राजस्थान का। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर यह है क्रूगर या क्रूजर दक्षिण अफ्रीका का। और विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रहण वाला जंतु उद्यान ये कहाँ है? बर्लिन जर्मनी। यहां आना चाहिए था, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे समझ में ये सब। चलिए, अब हरित गृह गैसें, स्रोत एवं प्रभाव, कितने स्टार बनाए जाएं इस पे? 3 स्टार। ग्रीन हाउस गैसेस, उनका सोर्स और इफेक्ट। गैस, स्रोत, प्रभाव, आना है क्वेश्चन, निश्चित है इस पे से क्वेश्चन आना। कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का दहन, पेट्रोल, कोयला, लकड़ी। पृथ्वी के ताप में वृद्धि, क्या करता है ये? टेम्परेचर बढ़ाता है ना पृथ्वी का।
कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऊर्जा उत्पादन में ईंधन का अधूरा दहन, उससे ये है उसका स्रोत। सांस और फेफड़ों की समस्या होती है इससे बहुत ज्यादा। सल्फर डाइऑक्साइड, गंध युक्त ईंधन का दहन होने से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और अम्लीय वर्षा करता है। ये अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक है सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड, भट्टियों में ईंधन का जलना, ताप वृद्धि और श्वास रोग। ओजोन, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से ये का स्रोत है और फेफड़ों में क्षति करता है ये। मीथेन, प्राकृतिक गैस, पशुपालन, चावल के खेत, कोयला खनन एवं अवशिष्ट पदार्थ, इसके स्रोत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्या करता है? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, प्रशीतन उपकरण, ओजोन का क्षरण करता है, ताप में वृद्धि करता है। अन्य हाइड्रोकार्बन औद्योगिक क्रियाओं के दौरान उत्सर्जन से ये निकलते हैं, ताप में वृद्धि करता है, आंखों में जलन करता है। फ्लाई ऐश, कितनी बार आ चुका है इस पे क्वेश्चन? कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र, यहीं से आया था वो क्वेश्चन उठ के। अस्थमा और प्रतीक्षाविज्ञानी प्रतिक्रियाएं करता है ये। चलिए, अब ये सबसे जरूरी है, ये इसको याद रखिएगा। अब कुछ संविधान की सूचियां हैं, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आपको ध्यान रखना है कौन सी चीज किस में आती है। संघीय सूची देख लो, परमाणु ऊर्जा, खनिज स्रोत, प्रतिरक्षा, अंतरराष्ट्रीय मामले, अंतरराष्ट्रीय परिवहन, जहाजरानी और मुख्य पोत पतन। याद रखना ये चीज। राज्य सूची में जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, कृषि राज्य में है, सिंचाई, जल निकासी, शमशान एवं कब्रिस्तान। अब देख लो समवर्ती में आते हैं वन, वन्यजीव, दोनों सबसे जरूरी है हमारे लिए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इसको। परिवार कल्याण आता है इसमें, खाद्य एवं वस्तु आते हैं, पुरातात्विक स्थल आते हैं। ये याद रखना। अब आप क्या देखेंगे? अब आप देखेंगे कुछ अभयारण्य और राज्य हैं, कुछ वन्य प्राणी अभयारण्य और राज्य हैं। शरावती घाटी कर्नाटका में, सतकोशिया गौर ये आप देख चुके हैं, पिरोटन द्वीप ये गुजरात में है, कुछ जो रह गए थे वो हैं जरूरी। अट्टू रनगरम ये है तेलंगाना में। आटुर नगरम, हाँ ऐसे होगा ये। गौरुमरा पश्चिम बंगाल में है, पोचरम तेलंगाना में है। जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं और जो छूट गए थे ये यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अंत की तरफ बढ़ते हुए, बड़ी सी नाक, बड़ी बड़ी आंखें कर लो अब और बड़ी सी मुस्कान भी कर लो। रामस्थार स्थल बहुत ही जरूरी। कितने हैं? 75। सबसे ज्यादा अपडेटेड हैं ये 20 दिसंबर 2022 में। इसके बाद कोई अपडेट आती है तो आपको बता दी जाएगी। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं इसमें। 13 सितंबर 2022 तक भारत में कुल 75 रामसार स्थल हैं। पहली तो यही क्वेश्चन है। रामसार कन्वेंशन वेटलैंड समझौते पर 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैप्सियन सागर के तट पर स्थित शहर है एक रामसार, वहां पे हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसको रामसार संधि कहा जाता है। इसे आर्द्र भूमि संधि, क्या वेटलैंड कन्वेंशन भी कहते हैं। लागू कब हुई? 1975 में। हस्ताक्षर कब हुए? 1971 में। इसका औपचारिक नाम है अंतर्राष्ट्रीय महत्व विशेषकर जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्र भूमियों के विषय में संधि। बहुत जरूरी लाइन याद रखनी है। अगली जरूरी लाइन, यह एक अंतर सरकारी संधि है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, जो आर्द्र भूमि के संरक्षण और समुचित उपयोग के समन्वय में मार्गदर्शन करती है। भारत में आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल का 4.7% है। रट लो। भारत ने 1982 में संधि पर हस्ताक्षर किए। 3 सन इंपॉर्टेंट हो गए, 71, 75, 82। और भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण के मामलों के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय है, मुख्य मंत्रालय है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हमको देखने पड़ेंगे। भारत की सबसे बड़ी रामसार स्थल, बहुत मतलब बन सकता है क्वेश्चन, नहीं बन सकता, पता है आपको। सुंदरवन आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल में 4230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे छोटी रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में, देखो जरा, 1 वर्ग किलोमीटर भी नहीं है, पूरा आधा भी नहीं है। कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक संख्या है रामसार स्थलों की? वो है तमिलनाडु, 14 हैं वहां। जो बातें मुझे आपसे पढ़ाते वक्त पूछनी चाहिए थी वो हमने यहाँ पे टेबल में आपको दे दी हैं लिख के।
अभी आपका कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि आप इसको रट रटा के अपना पेपर क्लियर कर लें कैसे भी। सबसे उत्तरी रामसार स्थल, नदरन मोस्ट रामसार साइट, वूलर झील कहाँ है ये तो बता दो प्रभु। भारत की सबसे पूर्वी रामसार स्थल, ईस्टर्न मोस्ट, लोकटक, दोनों बताओ कहाँ है। वैसे तो ये अभी नीचे पता ही चल जाएंगी सारी। इंडिया की सबसे वेस्टर्न मोस्ट, पश्चिमी रामसार स्थल, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। भारत की सबसे दक्षिणी रामसार स्थल, अष्टमुडी लेक, अष्टमुडी झील। भारत के किस सरकार में, किस राज्य में कोई रामसार स्थल नहीं है, देखो ये भी बता रहे हैं हम। झारखंड, नागालैंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम में एक भी रामसार स्थल नहीं है। विश्व का पहला रामसार स्थल ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग प्रायद्वीप थी, जिसे 74 में नामांकित किया गया था, जरूरी है ये। और रामसार संरक्षण के तहत बोलीविया का सबसे बड़ा क्षेत्र है। कन्वेंशन, सीओपी होता है, सीओपी, इसकी पार्टियों की संख्या 172 है। नंबर ऑफ पार्टीज जो हैं 10 अक्टूबर 2021 तक। ये ऐसी एक एडिशनल तथ्य है, एक अतिरिक्त तथ्य है जो आपको यहाँ पे दे दिया गया है, आप इसको याद कर सकते हैं। देख लो एक बार फिर से, अब मैं सारी बताऊंगी लिस्ट पूरी। भारत में रामसार आर्द्रभूमि स्थल के नाम, ठीक है, वेटलैंड होगा, वैसे तो आप लोग हिंदी मीडियम के हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आप वेटलैंड का आर्द्रस्थल के नाम और उनका राज्य और उनकी घोषणा की तिथि और उनका क्षेत्रफल ये देख के जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। अष्टमुडी, केरला, देखो 2002 का है ये। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ब्यास संरक्षण रिजर्व, पंजाब, 19 लेटेस्ट, मतलब थोड़ा लेटेस्ट हो गया ना, जल्दी मतलब समझ गए ना। भीतरकनिका मैंग्रोव, उड़ीसा, 2002 का है। साथ साथ क्षेत्रफल देखते चलो। भोज आर्द्रभूमि, मध्य प्रदेश, 2002 का है ये भी, तो ये दो हैं 2002 के। चंद्रताल आर्द्रभूमि, हिमाचल प्रदेश, 2005 का है ये, देखो ये भी काफी छोटा है। चिल्का झील, उड़ीसा, काफी पुराना है। दीपोर बील, असम, 2002। पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, पश्चिम बंगाल, 2002। हरीके झील, पंजाब, 1990। हुकेरा वेटलैंड, जम्मू कश्मीर में, 2005 में। कबरताल आर्द्रभूमि, बिहार में, 2020 में। कांजली झील, पंजाब में, 2 की भी। केवलदाव घना नेशनल पार्क, राजस्थान, 81 में। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, पंजाब में। कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील तो बता दिया, मणिपुर में। लोनार झील, महाराष्ट्र में। लोनार झील क्या है, ये एक क्रेटर लेक है, क्रेटर से बनी झील है ये, क्रेटर के इम्पैक्ट से। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, गुजरात, 2012। नंदुर मध्यमेश्वरी, महाराष्ट्र। नांगल वन्यजीव अभयारण्य, पंजाब, 2019। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, उत्तर प्रदेश, 2019, बहुत जरूरी। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, उत्तर प्रदेश, 2019। पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु, 2002। पोंग डैम झील, पोंग बांध झील, हिमाचल प्रदेश, 2002। रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश, 2005। सबसे छोटा पड़ा था रोपड़ झील, पंजाब, 2002। रुद्रसागर झील, त्रिपुरा, 2005। समन पक्षी अभयारण्य, उत्तर प्रदेश, 2019। समसपुर पक्षी अभयारण्य, उत्तर प्रदेश, 2019। सांबर झील, राजस्थान, 1990। सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश वाले बहुत जरूरी हैं। सरसाई नावर झील, उत्तर प्रदेश, 2019। सस्थामकोटा झील, केरल में, 2002। सुंदरबन आर्द्रभूमि, पश्चिम बंगाल, 2019। सुरनसर मानसर झील, जम्मू कश्मीर, 2005। सुर सरोवर, ये देखो 41वां है, ये बहुत जरूरी है, उत्तर प्रदेश, 2020 का है ये। आसन कंजर्वेशन रिजर्व, उत्तर प्रदेश, 2020 का है ये भी। सोकर आर्द्रभूमि परिसर कहाँ है, लद्दाख में। सोमोरीरी झील, लद्दाख में। और ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरोरा खंड, उत्तर प्रदेश में। वेम्बनाड कोल वेटलैंड, केरला में। वूलर झील, जम्मू कश्मीर में। देखते चलो ये सब। भिंडवास वन्य अभयारण्य, हरियाणा में, 2021। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा में, 2021।
थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में 2021, वाधवाना वेटलैंड गुजरात में 2021, हैदरपुर वेटलैंड आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में 2021, ये एकदम लेटेस्ट वाले हैं। खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में 2022 का ये तो। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश 2022, करिकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022, पल्ली करनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट ये तमिलनाडु में 2022, पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु 2022, पाला आर्द्रभूमि मिजोरम 2022, संख्या सागर या साख्य सागर एमपी 2022, सिरपुर वेटलैंड एमपी 2022, रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी पक्षी अभयारण्य कर्नाटका 2022, सब नए वाले हैं एकदम, और नंदा लेक नंदा झील गोवा 2022, सतकोशिया गॉर्ज उड़ीसा 2022, यह है आपका उद्य मार्थंडपुरम बर्ड सेंचुरी पक्षी अभयारण्य रन्ने होगा, ये पूरा कर लो इसको, तमिलनाडु 2022। फिर है आपका विदंगथक बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु 2022, वेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु 2022, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु 22, कुंतकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022, टाम्परा झील उड़ीसा 2022 में, हीराकुड जलाशय उड़ीसा 2022 में है, ये भी अंश काफी छोटे हैं ये देखो ये तो ठीक है। अंशुपा झील उड़ीसा 2022 में, यशवंत सागर एमपी 2022 में, चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में 2022 में, सुचनंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में 2022, वाडुवर बर्ड सेंचुरी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में 2022, कंजरम कुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में 2022, ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में 2022 का है भी, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर 2022, शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर 2022। गलती होगी इनमें जो आखिर के हैं, ऊपर वाले तो सब सही करके आएंगे। ये भिंडवास वूलर तक नहीं होगी गलती, वूलर के बाद गलती होना स्टार्ट होगी, तो ये पढ़ के जाना 2-3 बार। अब ये अलग से दिया हुआ है राज्यवार रामसर स्थल और उनकी संख्या, देख लो एक बार। तमिलनाडु में कितने हैं? 14, ये सब ऊपर देख के आए हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश में है 10, सबसे ज्यादा किस में हो गए फिर? तमिलनाडु में। पंजाब में 6 हैं, जम्मू कश्मीर में 5 हैं, उड़ीसा में 6 हैं, मध्य प्रदेश में 4 हैं, फिर गुजरात में 4 हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 हैं, ठीक है। और जिनमें नहीं है वो भी बता चुकी हूँ मैं ऊपर। केरला में 3 है, महाराष्ट्र में 3 है, पश्चिम बंगाल में 2 ही हैं, राजस्थान में 2, लद्दाख हरियाणा इन सब दोनों में 2-2। अब एक एक वाले देख लो, त्रिपुरा में 1, कर्नाटका में 1, गोवा में भी 1 है, मणिपुर में 1 है, उत्तराखंड में 1 है, असम में 1, आंध्र प्रदेश में 1, मिजोरम में 1, बिहार में 1। चलिए अब उत्तर प्रदेश के अलग से बता देते हैं, ऊपर तो बता चुके हैं पर एक बार और सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी है? 10 हैं, 10 रामसर साइट्स। अब देख लो, नाम देख लो और उनका क्या स्थिति है, घोषित कब हुए और क्षेत्रफल। अब हैदरपुर वेटलैंड ये बिजनौर से 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। 2021 में इसको घोषित किया गया था और यहाँ पे ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ये सबसे छोटी है, देख लो एरियाज का। कहाँ पे है? उन्नाव में, 19 में हुआ था ये डिक्लेयर। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा में है, 2019 में एरिया ये रहा इसका। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में पड़ता है ये, 2019। समसपुर पक्षी, देखो समन पक्षी अभयारण्य और समसपुर, इनमें कंफ्यूज मत होना, ये रायबरेली में है। समसपुर रायबरेली में है, समन मैनपुरी में है। मैन न आ रहा है इसमें भी, समन में भी आ रहा है, ऐसे याद कर लो। 2019। सांडी पक्षी अभयारण्य तो याद हो जाएगा, S से 3 है, नहीं एक और है, हरदोई 2019। सरसाई नावर झील ये तो याद होगा, इटावा में है, 2019। सुर सरोवर कहाँ है? आगरा में, 2020 सॉरी। और फिर आपका ऊपरी गंगा ब्रजघाट से नरोरा वाला, ये सबसे बड़ा है ये, ठीक है। ये बुलंदशहर में पड़ता है, 2005। और फिर है बखीरा पक्षी अभयारण्य, ये है संत कबीर नगर में, 2022। 10 के 10 यहाँ दिए हुए हैं, याद रखना, सवाल आएगा यहाँ से। चलिए अब हम आ गए हमारे लास्ट टॉपिक पे, 2 मिनट और झेल लो, ये सेशन खत्म है फिर। भारत में, वैसे ये बहुत छोटा बना है तो इसे 2-3 बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित समुद्र तट,
अब अक्टूबर 2022 में लक्षद्वीप के मिनिकॉय, थुंडी और कदमत समुद्र तट को ब्लू बीच की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया, जो दुनिया के सर्वाधिक स्वच्छ समुद्र तटों को दिया जाने वाला एक इको लेबल है। इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। कौन कौन से हैं? शिवराजपुर कहाँ? गुजरात, पादुबिद्री कर्नाटका, कासरगोड कर्नाटका, कोवलम तमिलनाडु, कप्पड़ केरला, ईडन पुडुचेरी। गोल्डन उड़ीसा, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, ये कंफ्यूज मत होना ऋषिकोंडा और उड़ीसा वाले में। घोगला दीव, दमन एंड दीव वाला पार्ट। राधानगर अंडमान एंड निकोबार, और फिर आपकी कदमत बीच है लक्षद्वीप में। और ये लेटेस्ट वाली अभी ऊपर बताई है मिनिकॉय थुंडी बीच, ये लक्षद्वीप में है। अब कौन देता है ये इको लेबल? डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। ठीक है, कहाँ की है? डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। इसकी ओर से वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल ब्लू फ्लैग जो है ये प्रमाणन प्रदान किया जाता है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की पात्रता हासिल करने के लिए कड़े पर्यावरण, शैक्षिक सुरक्षा संबंधी और पहुंच संबंधी मानदंडों की एक श्रृंखला को पूरा करना चाहिए और उन्हें बरकरार रखा जाना चाहिए। मतलब बहुत ही साफ बीचेस हैं ये। ब्लू फ्लैग का मिशन पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय संरक्षण और अन्य चिरस्थायी विकास पद्धतियों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में निरंतरता को बढ़ावा देना है। ये तो आम सी बात हो गई, कोई खास नहीं हुई। ये याद रखने वाली बातें हैं, 12 के 12 आपको याद होने चाहिए। मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है या फिर सही गलत वाले में। तो इसके साथ आ गए हैं हम एंड में हमारे हिंदी माध्यम का पर्यावरण से संबंधित सभी तथ्य एक वीडियो में एक जगह पे आपको दे दिए गए हैं। अब आपका काम है रिवाइज करना और पेपर क्लियर करना। बाकी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।